स्वागत है हिंदी नॉवेल मास्टर की उस छुपी हुई दुनिया में, जहां शब्द अंधेरों में चमकते हैं और कहानियां रात के सन्नाटे में सांस लेती है। यहां हर अध्याय एक दरार है, जिसके पार अनजाने सच, भूली हुई परछाइयां और ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें उजागर करना हर किसी के बस की बात नहीं। डिस्क्लेमर: इस चैनल की सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं कल्पना की गहराइयों में गरी गई है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं। यदि कोई समानता दिखे तो समझिए कहानी ने आपको अपने जादू में बांध लिया है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और रहस्यभरी साहित्यिक यात्रा के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 561। जब गुरु गुलशन अकेले अपने कमरे में लौटे तो उन्होंने अपनी जेब से वो 4 औषधीय गोलियां निकाली जो उन्हें अभी अभी चिराग चौधरी से मिली थीं। उन्होंने बड़ी सावधानी से उन्हें तोड़कर खोला, सूंघा और फिर उनके घटकों के अनुपात को जांचने के लिए कुछ प्रायोगिक उपकरणों का उपयोग किया। उनके चेहरे से वह शांत और महान गुरु वाला भाव अब पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह घबराहट और अविश्वास के मिले जुले भावों ने ले ली थी। ना एक रत्ती ज्यादा, ना एक रत्ती कम। औषधीय प्रभाव पूरी तरह से एक दूसरे में समाये हुए हैं, बिल्कुल सटीक। और यह कोई बहुत तीव्र दवा भी नहीं है, इसका असर संतुलित और सौम्य है, फिर भी अचूक है। जिस व्यक्ति ने इस औषधीय गोली को तैयार किया है वह या तो रसायन शास्त्र का कोई जीनियस है या फिर कोई सचमुच का पुराना राक्षस उसकी मदद कर रहा है। गुरु गुलशन के चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे। साफ था कि जयपुर शहर में रसायन शास्त्र के ऐसे महान उस्ताद से सामना होना ऐसी बात थी जिसकी उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। लोगों का पैसा लेकर उनकी मुसीबतें दूर करना, चौधरी परिवार से मिलने वाला चढ़ावा स्वीकार करना सचमुच आसान नहीं है। लेकिन चौधरी परिवार के छोटे मोटे फायदों के लिए रसायन दुनिया के किसी वरिष्ठ महागुरु से दुश्मनी मोल लेना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। जो हो सो हो, मैंने चौधरी परिवार से बहुत लाभ उठाया है। मैं आखिरी बार इन 4 गोलियों की नकल करके उनका एहसान चुका दूंगा और फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। गुरु गुलशन के मन में अब भागने का विचार आ चुका था। हालांकि जाने से पहले उन्होंने चौधरी परिवार का कर्ज उतारने के लिए इन 4 गोलियों की नकल करने की योजना बनाई, क्योंकि पिछले 6 महीनों में उन्होंने उनकी साधना के लिए अनगिनत कीमती सामग्री जुटाई थी। चौधरी परिवार के लिए कुछ साधारण गोलियां बनाकर पैसे कमाने के अलावा गुरु गुलशन के यहाँ रुकने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके हाथ एक प्राचीन सूत्र लग गया था। कुछ समय पहले एक बेजोड़ औषधीय गोली का सूत्र, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह किसी अज्ञात वरिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा गलती से फैलाया गया था, महादक्ष गोली बनाने के लिए जयपुर के समुद्र से 100 साल पुराने समुद्र नाग के पित्ताशय का उपयोग औषधीय आधार के रूप में कर सकता था। इस खबर ने तुरंत दक्षिण पूर्वी तट के साधना जगत में तहलका मचा दिया था। बस पिछले कुछ महीनों में जयपुर के आसपास का इलाका साधकों से भर गया था, जो या तो टीमें बना रहे थे या समुद्र में जाने के लिए नावें किराए पर ले रहे थे। समुद्र पर साधकों के अलावा केवल साधकों द्वारा किराए पर ली गई मछली पकड़ने वाली नावें ही थीं। जयपुर क्षेत्र के समुद्र नागों की तो जैसे शामत आ गई थी। मूल रूप से समय समय पर कुछ समुद्र नाग दिख जाते थे, लेकिन इस अवधि के दौरान सैकड़ों समुद्र नागों का शिकार किया गया और उन्हें मार डाला गया, जिससे जयपुर के समुद्र का ये दुर्लभ अधिपति लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। विशेष रूप से पर्वत पैविलियन, जिसने कई समुद्र नाग पाले थे, उसे और भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। पर्वत पैविलियन जयपुर के उत्तर में स्थित है। जयपुर और आसपास के समुद्र ही वे स्थान है जहां वे आध्यात्मिक जानवरों को पालते हैं, लेकिन विभिन्न संप्रदायों के कुलीन शिष्यों और यहां तक कि कुछ आवारा साधकों को भी पता चल गया कि समुद्र नाग के पित्ताशय का उपयोग महादक्ष गोली बनाने के लिए किया जा सकता है। सफलतापूर्वक महादक्ष स्तर प्राप्त करने और उच्च स्तर पर आगे बढ़ने के लिए वे खुले तौर पर, चुपके से और चोरी छिपे हर तरह के हथकंडे अपनाकर एक समुद्र नाग वापस लाने के लिए आ धमके। उनमें गुरु गुलशन जैसे पुराने साधक भी शामिल थे, जो बहुत बूढ़े थे, उच्च वरिष्ठता रखते थे, जिनके कई मित्र थे, फिर भी उनकी साधना दक्ष स्तर के शिखर पर अटकी हुई थी। वे कई बार सफलता पाने में विफल रहे थे और उनका जीवनकाल अपने अंत के करीब था। एक अकेली महादक्ष गोली न केवल उन्हें साधना में सफलता दिला सकती थी, बल्कि उनकी उम्र भी काफी बढ़ा सकती थी। भला वे पागल कैसे न होते। गुरु गुलशन चौधरी परिवार में इसीलिए शामिल हुए थे ताकि वे महादक्ष गोली बनाने के लिए सामग्री जमा कर सकें। चौधरी परिवार भी बहुत सहयोगी था। उन्होंने तुरंत गुरु गुलशन को 3 महादक्ष गोली बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठा करने में मदद की। हालांकि गुरु गुलशन की अपनी शक्ति अपर्याप्त थी और उनका रसायन कौशल औसत दर्जे का था। वह महादक्ष गोली बनाने की अपनी कोशिशों में पहले ही 2 बार असफल हो चुके थे, जिससे उनके पास अब सामग्री का केवल एक आखिरी सेट बचा था। वह अब कड़वाहट से भरे हुए थे, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। पर्याप्त सामग्री दिए जाने के बाद भी वांछित औषधीय गोली बनाने में विफल होना सामान्य बात है।
आखिर भले ही आप पर्याप्त सामग्री दें, बहुत कम वैज्ञानिक ये कहेंगे कि वे परमाणु बम बना सकते हैं। ये सोचते हुए गुरु गुलशन को अचानक एक सुराग मिला। मुझे आश्चर्य है कि क्या सड़क के उस पार अमृत औषधालय का वह वैद्य महादक्ष गोली बना सकता है। केवल उसकी रसायन तकनीकों को देखते हुए उसकी शक्ति और साधना मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। हालांकि वहां जल्दबाजी में जाना ठीक नहीं होगा, शायद वह मुझ पर ध्यान भी न दे। मुझे पहले अपनी ताकत साबित करनी होगी, फिर मैं रसायन शास्त्र की बारीकियों का आदान प्रदान कर सकता हूं और धीरे से उसकी क्षमताओं को टटोल सकता हूं। गुरु गुलशन ने मन ही मन ये सोचा और उन 4 औषधीय गोलियों का अध्ययन करना जारी रखा। हालांकि उन्होंने कितना भी अध्ययन किया, भले ही वे औषधीय सामग्री के अनुपात, गोलियों के प्रभाव और सूत्रों को मिलाने के तरीके को जानते थे, वे बस ये समझ नहीं पा रहे थे कि शुरुआत कहाँ से करें। ये बहुत अजीब है, आखिर इस गोली को कैसे तैयार किया गया? अनुपात न तो बहुत ज़्यादा और न ही बहुत कम, बिल्कुल सही कैसे हो सकता है? और कैसे इन विभिन्न औषधीय सामग्रियों को उनके प्रभावों को संयोजित करने के लिए पूरी तरह से मिलाया गया? ये व्यक्ति या तो कोई जीनियस है या पागल। असंभव, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। हे भगवान, उसने ये कैसे किया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। गुरु गुलशन ने शुरुआत में केवल गोली बनाने की तकनीकों का अध्ययन किया, लेकिन बाद में जितना अधिक उन्होंने अध्ययन किया, उतना ही उन्हें लगा कि सामने वाले का रसायन कौशल अविश्वसनीय रूप से गहरा और रहस्यमय है, सचमुच ज्ञान की एक गहरी शाखा। जितना अधिक वे इसमें उतरते गए, उतना ही उन्हें कुएं के मेढक जैसा महसूस हुआ, जिसके और सामने वाले के बीच एक विशाल, कभी न भरने वाली खाई थी, जमीन और आसमान जितना बड़ा फासला। पूरी रात बीत गई। अगली सुबह उस अनोखी छोटी इमारत में लावण्या, एक सुंदर पोशाक पहने हुए जो उसकी काया को पूरी तरह से उभार रही थी, सुगंधित दलिया का कटोरा लिए हुए दरवाजे पर दस्तक दी और धीरे से कहा, गुरु गुलशन, क्या आप जाग रहे हैं? मैं नाश्ता लाई हूँ। कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन लावण्या ने कोई परवाह नहीं की। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। गुरु गुलशन एक संकी रसायन शास्त्री थे। जब वे रसायन विद्या पर केंद्रित होते थे तो वे मूल रूप से इस बात को नज़रअंदाज कर देते थे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, जैसे कि उनके कान और आंखें बाकी सभी को हवा समझते हों। गुरु गुलशन, नाश्ते का समय हो गया है। अरे गुरु गुलशन, आपको क्या हुआ है? हालांकि जब लावण्या ने हमेशा की तरह दरवाजा खोला और गुरु गुलशन की मेज पर नाश्ता रखा, तो उसने गुरु गुलशन पर एक नज़र डाली, और यह वह नज़र थी जिसने उसे आश्चर्य से चीखने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि इस पल लावण्या ने पाया कि जो गुरु गुलशन पहले एक महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह दिखते थे, अब उनकी आंखें लाल थीं, उनके सलीके से संवारे गए चांदी जैसे बाल किसी पक्षी के घोंसले की तरह बिखरे हुए थे, और उनका कभी बेदाग रहने वाला चोगाब औषधीय कचरे से सना हुआ था। उनके चेहरे के भाव एक पागल व्यक्ति की तरह थे, वे लगातार बड़बड़ा रहे थे, असंभव, ये कैसे हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। उसने ये कैसे किया? ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह कर सके और मैं नहीं। नहीं, मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। गुरु गुलशन पागल हो गए थे। लावण्या ने देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से युवा साहब चिराग, जो अभी भी बिस्तर पर सो रहे थे, को खींचकर बाहर निकाला। चिराग भी गुरु गुलशन के कमरे की ओर दौड़े और इस दृश्य को देखा। सामने का नज़ारा युवा साहब चिराग के दिल पर बिजली की तरह गिरा। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे खून की उल्टी कर देंगे। उन्होंने और उनके परिवार ने अपनी फार्मेसी को बढ़ावा देने के लिए गुरु गुलशन को आमंत्रित करने में कितना पैसा और प्रयास खर्च किया था। एक स्वस्थ उद्योग श्रृंखला स्थापित करना केवल पहला कदम था। इसे एक स्थिर उदय माना जा रहा था, जिससे 1 वर्ष के भीतर विकास में बड़ी छलांग लग सके, लेकिन गुरु गुलशन इस महत्वपूर्ण क्षण में विफल हो गए थे। तो क्या उनकी 6 महीने की कड़ी मेहनत बेकार चली जाएगी? रायजादा परिवार, रायजादा परिवार। चिराग लगभग दहाड़े रायजादा परिवार का नाम बार बार दोहराते हुए उनका चेहरा भयावह हो गया और वे फटने की कगार पर थे। लावण्या को चिंता थी कि चिराग पागल हो जाएंगे, लेकिन तभी चिराग की आंखें पथरा गईं और वे वास्तव में गुस्से से बेहोश हो गए। अध्याय 562। भैया अरमान, भैया अरमान। खुशखबरी। सुबह सुबह अरमान रायजादा आंगन में धीरे धीरे स्वास्थ्य रक्षक मुक्केबाजी के एक सेट का अभ्यास कर रहे थे। साथ ही दादाजी रायजादा को मुक्केबाजी का सार और उसके भीतर प्राण शक्ति के संचलन का गहरा रहस्य सिखा रहे थे। तभी अर्जुन रायजादा दौड़ते हुए अंदर आए। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। इतनी घबराहट, ये कौन से तौर तरीके हैं? इससे पहले कि अरमान कुछ बोल पाते, दादाजी रायजादा ने पहले उसे डांटा। अर्जुन हंसे और बोले, दादाजी, खुशखबरी, सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी। ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम इतनी सुबह दौड़ते हुए आए हो? मुझे याद है, क्या आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? अरमान ने अपनी मुद्रा बदली, एक घूंट पानी पिया और मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन पुणे नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे और छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी थे। उन्हें रायजादा परिवार के वंशजों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता का एक आदर्श माना जाता था।
बेशक, चूंकि वह पहले से ही जूनियर थे, वह अस्थायी रूप से रायजादा परिवार की कंपनी में सहायक महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे, अपने ताऊजी बलदेव रायजादा की कंपनी के कुछ छोटे मामलों को संभालने में मदद कर रहे थे। भैया अरमान, आप जानते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से अमृत औषधालय में रह रहा हूँ। मूल रूप से मैं आज सुबह कॉलेज जाने की योजना बना रहा था। कौन जानता था, जब मैं जागा तो मैंने एक एम्बुलेंस आते हुए और संजीवनी औषधालय की ओर जाते हुए देखा। बारीकी से पूछताछ करने पर पता चला कि संजीवनी औषधालय में 2 नए मरीज आए हैं। अर्जुन अविश्वसनीय रूप से खुश थे और वे बिना सांस लिए बोल रहे थे। अरमान ने सुना, लेकिन उनकी भौहें तन गईं और उन्होंने अजीब तरह से पूछा, रुको, संजीवनी औषधालय एक फार्मेसी है, क्या वहाँ 2 मरीज होना सामान्य नहीं है? तुम इतने खुश क्यों हो? ये बच्चा ऐसा नहीं लगता जो दूसरों के बीमार होने पर खुशी मनाए। वह लोगों के बीमार होने पर इतना खुश क्यों है? हाँ, भैया अरमान, आप नहीं जानते। उन 2 मरीजों में से एक चिराग चौधरी है और दूसरा अफवाह है कि वह संजीवनी औषधालय का बेकार रसायन शास्त्री है जिसने हमारे परिवार की संजीवनी स्वर्ण गोली की नकल की थी। ये 2 बदमाश, इन्होंने उस समय हमारे परिवार की औषधीय गोली की नकल की, जिसके कारण हमारे रायजादा परिवार को उपसचिव चौहान द्वारा फटकार लगाई गई थी। अब अच्छा हुआ, एक पागल हो गया और दूसरा गुस्से से बेहोश हो गया। उन्होंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अर्जुन को बहुत संतुष्टि महसूस हो रही थी। जब से संजीवनी औषधालय से नकली संजीवनी स्वर्ण गोली सामने आई थी, उनके दिल में एक गांठ थी जिससे वे छुटकारा नहीं पा सकते थे। हालांकि अरमान के वापस आने के बाद केवल 4 या 5 दिनों के भीतर संजीवनी औषधालय ढह गया। उन्हें बहुत राहत मिली। हाँ, मैं और नहीं कहूँगा भैया अरमान, दादाजी, मुझे कॉलेज में अभी भी काम है, इसलिए मैं पहले निकल रहा हूँ। अर्जुन हंसे और भाग गए। गुरु गुलशन के पागलपन और चिराग के गुस्से से बेहोश होने के बारे में अरमान को बिल्कुल भी कोई अपराधबोध महसूस नहीं हुआ, केवल एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर थी। हालांकि दादाजी रायजादा ने अजीब तरह से पूछा, अरमान, तुमने कहा वह रसायन शास्त्री, वह अचानक पागल क्यों हो जाएगा? अरमान मुस्कुराए और बोले, दादाजी, इसमें अजीब क्या है? क्या वह गुरु गुलशन विशेष रूप से दूसरों की औषधीय गोलियों को चोरी करना पसंद नहीं करता था? मुझे लगता है इस बार हमने इतनी बड़ी हलचल मचाई और गोली का प्रभाव इतना अच्छा है। संजीवनी औषधालय के लिए इसे चोरी करना और बेचना पूरी तरह से सामान्य है। भले ही वह तुम्हारी औषधीय गोली की नकल करना चाहता था, वह पागल क्यों हो जाएगा? दादाजी रायजादा अभी भी समझ नहीं पा रहे थे, भ्रमित महसूस कर रहे थे। अरमान ने समझाना जारी रखा, ये बहुत आसान है, क्योंकि जो गोलियां मैं बनाता हूं उन्हें केवल मैं ही बना सकता हूं। अगर कोई और व्यक्ति होता, भले ही मैं उसे सूत्र दे देता, वह इसे सीख नहीं पाता। यह मेरा अनूठा कौशल है, भले ही कोई मुझे इसे बनाते हुए देख ले, वह इसे सीख नहीं पाएगा। अरमान रायजादा के पास किरण आत्मा की शक्ति और विश्व को शुद्ध करने वाली बैंगनी ज्वाला थी, जो सभी रसायन शास्त्रियों के लिए एक चीट कोड की तरह थी। जो औषधीय गोलियां वह बना सकते थे, दूसरे नहीं बना सकते थे। हालांकि बनाने की तकनीक बहुत सरल लगती थी, इसलिए उस गुरु गुलशन ने शायद इसकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन अंत में पाया कि वह इसे बिल्कुल नहीं कर सकता। यह एक प्राइमरी स्कूल के गणित के सवाल की तरह था। एक यूनिवर्सिटी का छात्र इसे देखेगा और सोचेगा कि यह बहुत आसान है, लेकिन चाहे वह कितनी भी गणना करे, उत्तर हमेशा गलत होगा। लगातार 10 बार से अधिक गलत होने के बाद भले ही उसे अपने आप पर बहुत भरोसा हो, परिणाम अभी भी गलत ही था। अगर वह पागल न होता तो अजीब बात होती। दादाजी, आपको ऐसे छोटे मामलों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका सबसे बड़ा काम अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना है। आइए मेरे साथ इस स्वास्थ्य रक्षक प्राण साधना का अभ्यास जारी रखें। दादाजी रायजादा भी मुस्कुराए और बोले, तुम अभी बहुत तेज थे, मैंने स्पष्ट रूप से नहीं देखा। फिर से करो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी याददाश्त अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। ठीक है, ध्यान से देखिए। इतना कहकर अरमान ने अपनी गतिविधियां शुरू कीं। उसी समय दादाजी रायजादा ने इस प्राचीन प्राण साधना में अरमान का अनुसरण किया और धीरे धीरे उन्होंने पाया कि उनके शरीर के भीतर प्राण ऊर्जा की एक गर्म गेंद दिखाई दी। फिर ये गर्म प्राण अरमान की विभिन्न गतिविधियों के साथ हिलने और सूजने लगा, यहाँ तक कि इस हल्की ऊर्जा को उनके शरीर के सभी हिस्सों से निकलने और फिर उनकी नाड़ियों में विलीन होने का कारण बना, जिससे उनके शरीर के अभी भी काफ़ी खाली मर्म बिंदु भर गए। दादाजी रायजादा के लिए ये सचमुच एक जादुई सुबह थी। अभ्यास समाप्त करने के बाद दादाजी रायजादा को हल्का पसीना आया और फिर वे नहाने चले गए। नहाने के बाद दादाजी को थोड़ी नींद आने लगी और अनजाने में वे धूप में ही सो गए। अरमान घर के अंदर गए और एक कंबल लाए और दादाजी को उड़ा दिया, जबकि वह उनके पास बैठ गए, समय बिताने के लिए आराम से एक उपन्यास पढ़ने लगे।
कितना आरामदायक। न जाने कितने समय बाद दादाजी रायजादा धीरे धीरे जागे। जागने के बाद सामान्य चक्कर और भारीपन महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि तरोताजा और बहुत आरामदायक महसूस कर रहे थे, जैसे कि वे अपनी युवावस्था में लौट आए हों। फिर उन्होंने अपना सिर घुमाया और अपने पोते को देखा, जो फिर से उनके पास उनकी रखवाली कर रहा था। तुरंत दादाजी रायजादा को सुकून महसूस हुआ और अपनी धुंधली आंखों से उन्होंने अरमान को प्यार भरी ममता से देखा। इतने सारे बच्चों में अरमान वास्तव में सबसे उत्कृष्ट थे, बिल्कुल अपने पिता की तरह। कितना अफसोस है, अरमान के पिता ये दृश्य नहीं देख पाए। जयपुर सिटी पीपल्स अस्पताल। हाल ही में हेमेटोलॉजी विभाग के कई विशेषज्ञ डॉक्टर चिंतित दिख रहे थे। अफसोस, हम वास्तव में बदकिस्मत हैं। उप सचिव चौहान के बेटे को कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था। अगर कुछ होता है तो हम में से किसी का भी समय आसान नहीं होगा। 30 साल के एक विशेषज्ञ डॉक्टर ने चिंतित भाव से कहा। हम कुछ नहीं कर सकते। किसने कहा था हमारे अस्पताल को पूर्वी भारत का सबसे अच्छा हेमेटोलॉजी अस्पताल बनने के लिए? हमारे पास ल्यूकेमिया के ठीक होने के कुछ मामले भी हैं। एक अन्य डॉक्टर का चेहरा भी अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले ही खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। ल्यूकेमिया के वे कुछ मामले, सबसे पहले रोगियों की स्थिति बहुत गंभीर नहीं थी, और दूसरी बात, इसमें कुछ किस्मत भी शामिल थी। अगर हमें वास्तव में कृत्रिम रूप से कोई चमत्कार करना पड़ा तो मुझे बहुत भरोसा नहीं है। कोने में बैठे एक डॉक्टर ने ऊपर देखा और फिर आह भरी। ये निदेशक की भी गलती है कि उन्होंने बकवास की, ये कहते हुए कि ल्यूकेमिया का इलाज किया जा सकता है, और उप सचिव चौहान से कहा कि वे बहुत चिंता न करें। अब अच्छा है, निदेशक ने रोगी के परिवार को तो तसल्ली दे दी, लेकिन उन्होंने हमें चिंता में डाल दिया है। अगर हम उस युवा साहब चौहान को ठीक नहीं कर पाए तो हमारा हेमेटोलॉजी विभाग, हम सब लोगों की शायद शामत आ जाएगी। मेरा अनुमान है कि पूरे भारत में शायद केवल पुणे शहर के वैद्य अरमान रायजादा में ही ऐसा चमत्कार करने की क्षमता है। लेकिन वह क्लिनिकल पारंपरिक चिकित्सा विभाग में है, और ल्यूकेमिया का इलाज करना शायद उनकी विशेषता नहीं है। जाने दो, चलो अपना सामान पैक करें और किसी भी समय निकलने के लिए तैयार रहें। अफसोस, पूरा कार्यालय आहों से भर गया था। अध्याय 563 ... जयपुर सिटी पीपल्स अस्पताल, उन्नत वार्ड। 26 या 27 साल का एक युवक, जो दिखने में थोड़ा सुंदर था, अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें थकी हुई थीं। वह टीवी पर ल्यूकेमिया के लिए कुछ विशेषज्ञों के शोध और उपचार योजनाओं को बेमन से देख रहा था। मूल रूप से उसके घने काले बाल थे और वह बहुत सुंदर दिखता था। उसके पिता एक उच्च रैंकिंग अधिकारी थे, इसलिए वह जो चाहे पा सकता था। उसने दोस्तों के साथ मिलकर एक इंटरनेट कंपनी शुरू की थी जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की कगार पर थी, जिससे उसे सफलता और शोहरत मिली। उसी समय वह एक रंगीन मिजाज व्यक्ति था, जिसकी पूर्वी भारत के हर शहर में सुंदर प्रेमिकाएं थीं। जब वह नाइट क्लब में जाता तो अनगिनत हॉट लड़कियां उसे सितारों की तरह घेर लेती थीं, जैसे चांद को तारे। जिंदगी का सिकंदर शब्द उसके जैसे लोगों के लिए ही बना था। दुर्भाग्य से वे अच्छे दिन हमेशा के लिए चले गए थे। क्या हुआ अगर उसके पास पैसा और ताकत थी? क्या हुआ अगर वह सुंदर था और बिस्तर पर अच्छा था? लानत है, ये बीमारी की एक खांसी को भी नहीं झेल सकता था। ये युवा साहब अपनी बेजोड़ शान और असाधारण प्रतिभा के साथ 30 साल से आगे भी नहीं जी पाएगा। हे भगवान, तुम्हें वास्तव में प्रतिभा से ईर्ष्या है। वार्ड में युवा साहब विशाल ने अपने पुराने रोमांटिक वर्षों को याद करते हुए शोकपूर्वक आह भरी। उनका दिल दुख से भर गया और वे दुखी आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक सके। मैं अभी मरना नहीं चाहता। ठक ठक, वार्ड के बाहर से दस्तक की आवाज़ आए। किसी के आने की आहट सुनकर युवा साहब विशाल ने जल्दी से रजाई का इस्तेमाल करके अपने आंसू पोंछ लिए। इतनी सुबह उसे देखने आने वाला निश्चित रूप से उसका कोई मतलबी दोस्त नहीं था, क्योंकि वे सभी रात के उल्लू थे, दिन में सोते थे और रात में सक्रिय रहते थे। यह उसके पिता भी नहीं हो सकते थे। उसके पिता कल ही उससे मिलने आए थे, इसलिए वे आज शायद नहीं आएंगे। युवा साहब विशाल समझ नहीं पा रहे थे कि इस समय उन्हें देखने कौन आ रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। नहीं तो अगर किसी ने उसका बदसूरत, रोता हुआ, कायरतापूर्ण रूप देख लिया तो ये बहुत शर्मनाक होगा। हालांकि अपनी कनखियों से उसने काली स्टॉकिंग्स पहने सुंदर पैरों वाली एक लंबी महिला को अंदर आते देखा। उसे उन पैरों की कोई याद नहीं थी। क्या ये हो सकता है कि इस भयानक स्थिति में भी अभी भी कोई सुंदर महिला थी जो इस युवा साहब के लिए भावनाएं रखती थी? ऐसा लग रहा था कि यह सच्चा प्यार है। ये युवा साहब इतना भावुक हो गया कि लगभग रोने ही वाला था। चाहे वह कोई भी हो, अगर यह युवा साहब इस बड़ी आपदा से बच सकता और किस्मत से 3 से 5 साल और जी सकता, तो वह निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करता। सच्ची भावनाएं मुसीबत के समय ही देखी जाती हैं। भैया, मैं आपसे मिलने आई हूँ। क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? हालांकि अगले ही सेकंड एक थोड़ी चिंतित आवाज़ स्पष्ट और तेज गूंजी। उसकी आवाज़ कोमल और चिंता से भरी थी, जो लोगों के दिलों को छू रही थी।
युवा साहब विशाल ने अपनी आंखें खोली और एक सुंदर महिला को विमान परिचारिका की वर्दी में देखा। वह मदद नहीं कर सका लेकिन बोला, बहन वाणी। ये वाणी ठीक वही सुंदर एयर होस्टेस थी जिससे अरमान रायजादा विमान में मिले थे। इस सुंदरी ने अरमान को रात के खाने के लिए भी आमंत्रित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस रात उसकी ओवरटाइम फ्लाइट थी और वह वापस पुणे चली गई, इसलिए वह अरमान से संपर्क नहीं कर पाए। भैया, क्या आप ठीक हैं? मैं अभी विमान से उतरी हूं और मेरी कुछ दिनों की छुट्टी है। मैं आपके घर खेलने गई थी, लेकिन चाची ने कहा कि आप बीमार हैं और अस्पताल में हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। वाणी और युवा साहब विशाल साथ साथ पले बड़े थे, लगभग सगे भाई बहनों की तरह, और उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। भैया, आपकी बीमारी क्या है? मैंने चाची से पूछा, लेकिन वह बस रोती रही और कुछ नहीं कहा। साथ ही ये वार्ड एक इंटेंसिव केयर वार्ड जैसा लगता है। वाणी ने युवा साहब विशाल को कुछ चिंता के साथ देखा। वह मूल रूप से बहुत सुंदर थे और विभिन्न फैशनेबल हेयर स्टाइल आजमाना पसंद करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था। क्या यह उन्हें मार नहीं रहा था? युवा साहब विशाल का चेहरा कड़वा था और वे नहीं जानते थे कि कैसे समझाएं। उन्होंने ऐसा अपनी इज्जत के लिए भी किया था, इसलिए जब उन्हें पता चला कि उन्हें रक्त कैंसर है तो उन्होंने दूसरों को न बताने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वह यात्रा के लिए विदेश जा रहे हैं और 2 या 3 साल तक रह सकते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह इस बीमारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल जी सकते हैं। 3 साल बाद अगर वह नहीं मरे तो वह स्वाभाविक रूप से सुरक्षित लौट आएंगे। अगर वह मर गए तो उसके बाद उनके दोस्तों ने क्या कहा, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। ये देखकर कि युवा साहब विशाल बोलने से पहले ही रोने वाले हैं, वाणी समझ गई कि उसके भाई को कोई गंभीर बीमारी है और उसने तुरंत कहा, भैया, मुझे लगता है कि आपको नहीं बताना चाहिए। मुझे डर है कि अगर मुझे पता चला तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। फिर आप मुझे फिर से नापसंद करेंगे और मुझे रोटिलू कहेंगे। जैसे ही वह बोली, वाणी को रोने जैसा महसूस होने लगा और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ये देखकर युवा साहब विशाल ने तुरंत कहा, वाणी, रो मत। क्या मैं अभी भी ठीक नहीं जी रहा हूँ? बस मेरे बाल चले गए हैं, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। एक बार जब वह कीमोथेरेपी की दवा दी जाती है तो मेरे बाल बुरी तरह झड़ते हैं, और ये दवा वास्तव में बहुत दर्दनाक है। भैया ने बचपन से कभी इस तरह का दर्द नहीं सहा। पिछले कुछ महीने मुझे मौत की सजा दे रहे हैं। युवा साहब विशाल के हर वाक्य के साथ वाणी सहानुभूति रख रही थी, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे दवा उसे दी जा रही हो। उसके भाई ने बचपन से ही उसके साथ छोटी बहन जैसा व्यवहार किया था, उसे खेलने के लिए सभी अच्छी चीजें दी थीं और हमेशा उसके लिए स्वादिष्ट भोजन का एक हिस्सा बचा कर रखा था। अगर किसी ने उसे परेशान किया तो उसका भाई लोगों को इकट्ठा करने और स्कूल से घर जाते समय उन्हें रोकने की हिम्मत करता था, उन्हें पीटने के लिए बाहर खींचता था। हालांकि दूसरों की नज़र में उसका भाई एक बदमाश और खतरा था, लेकिन वह अपने भाई को अपना सबसे करीबी रिश्तेदार मानती थी। ये सोचकर कि उसके भाई को गंभीर बीमारी है और वह ज़्यादा दिन नहीं जी सकता, वाणी सुबकने से खुद को नहीं रोक सकी। ये सब उस रायजादा परिवार की वजह से है। अचानक युवा साहब विशाल ने गुस्से में कहा, उनके परिवार ने कहा कि उनके पास कोई संजीवनी स्वर्ण गोली है जो सभी बीमारियों का इलाज कर सकती है, लेकिन मेरे पिताजी ने जांच की और यह सिर्फ बवासीर के इलाज के लिए है। अगर उनके परिवार की स्वर्ण गोली असली होती तो ये युवा साहब इस भयानक स्थिति में नहीं जी रहा होता। जब ये युवा साहब ठीक हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से रायजादा परिवार की कंपनी को नष्ट कर दूंगा। हालांकि युवा साहब विशाल के कोसने के बाद उन्हें याद आया कि उन्हें रक्त कैंसर है और शायद इसका कोई इलाज नहीं है। तुरंत उनके चेहरे पर निराशा का भाव आ गया और वे बहुत अस्वस्थ महसूस करने लगे। हालांकि युवा साहब विशाल ने अचानक देखा कि उनकी बहन वाणी दंग रह गई थी, जैसे कि उस पर किसी भूत का साया हो। वाणी, मुझे डराओ मत। युवा साहब विशाल ने वाणी को थपथपाया। ये काफ़ी था कि वह बीमार थे, वह नहीं चाहते थे कि वाणी भी बीमार हो जाए। वाणी का चेहरा जम गया था और वह अपने आप से बड़बड़ा रही थी, रायजादा परिवार, रायजादा परिवार। अरमान रायजादा, डॉक्टर अरमान। उस लंबे, सुंदर, मृदुभाषी और हमेशा आत्मविश्वास से भरे सुंदर डॉक्टर के बारे में सोचकर वाणी के चेहरे पर एक लाली छा गई। फिर वह तुरंत वास्तविकता में वापस आ गई और बोली, भैया, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो आपका इलाज कर सकता है। सच में? युवा साहब विशाल ने खुश होने का नाटक किया, हालांकि वे अपने दिल में जानते थे कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। जब अस्पताल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वे उन्हें ठीक कर सकते हैं तो वे मूल रूप से उनसे कह रहे थे, चिंता मत करो, तुम तुरंत नहीं मरोगे, लेकिन ये केवल 3 से 5 साल की बात है। 3 साल में मरने, 5 साल में मरने और अभी मरने में क्या अंतर था? ये युवा साहब हर दिन कीमोथेरेपी से नहीं गुजरना चाहता था, उल्टी और दस्त और अपने बाल खोना। ऐसी जिंदगी मौत से भी बदतर थी। हाँ, ये सच है। वाणी के भाव बहुत दृढ़ थे जब उसने कहा, मैं हमेशा पुणे शहर में रही हूँ।
हमारे पुणे में पिछले 6 महीनों में अरमान रायजादा नाम की एक प्रमुख हस्ती उभरी है। वह हमारे रेड क्रॉस मेडिकल अवार्ड के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं। कुछ समय पहले उन्होंने ब्रेन कैंसर के एक मरीज को भी ठीक किया था। युवा साहब विशाल भी उत्साहित हो गए। ब्रेन कैंसर, मैं उस बीमारी को जानता हूं। ऐसा लगता है कि ये दुनिया में इलाज के लिए सबसे कठिन कैंसर है। अध्याय 564। चूंकि युवा साहब विशाल बीमार पड़ गए थे, इसलिए उन्होंने हाल ही में देश भर के चमत्कारी वैद्यों के बारे में जानकारी ली थी। वह स्वाभाविक रूप से उस चमत्कारी वैद्य के बारे में जानते थे जो कुछ समय पहले पुणे शहर में दिखाई दिया था, जो कैंसर का इलाज करने में सक्षम था। एक ऐसी कहानी जिसने खोज की सुर्खियों में भी जगह बनाई थी। हालांकि उस चमत्कारी वैद्य का अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि देश भर में बीमारी से पीड़ित लोग, अन्य कैंसर का तो जिक्र ही छोड़ दें, केवल ब्रेन कैंसर के मरीजों की संख्या लाखों में थी, साथ ही दूसरे देशों के मरीज भी। अकेले इन मरीजों ने उस चमत्कारी वैद्य को पूरी तरह से बुक कर लिया था। बेशक युवा साहब विशाल अपने पिता के एक उच्च रैंकिंग अधिकारी होने पर भरोसा करते हुए कुछ संपर्कों के माध्यम से उस चमत्कारी वैद्य के साथ कुछ वाक्यों के लिए चैट करने में कामयाब रहे। हालांकि वह चमत्कारी वैद्य काफी व्यस्त लग रहा था। उसने केवल कुछ शब्दों के बाद फोन काट दिया। उनके शब्दों से केवल एक जानकारी मिली, वह उन रोगियों का निदान नहीं कर सकते जिन्हें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। युवा साहब विशाल ने तुरंत मन ही मन कोसा, वह दूर से निदान भी नहीं कर सकता, वह किस तरह का चमत्कारी वैद्य है। दरअसल वह ये भी जानते थे कि यह उनकी क्षणिक हताशा थी। उन्हें आखिरकार आशा की एक किरण मिली थी, केवल इसे लगभग चकनाचूर होते देखने के लिए। यह उस चमत्कारी वैद्य के चिकित्सा कौशल पर अविश्वास नहीं था। यदि उनके पास वास्तव में ईमानदारी थी तो उन्हें वास्तव में पुणे जाना चाहिए और उस चमत्कारी वैद्य से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। उन्हें विश्वास था कि एक बार जब वे दरवाजे पर दिखाई देंगे तो चमत्कारी वैद्य निश्चित रूप से उन्हें देखने से मना नहीं करेंगे, है ना। हालांकि जैसे ही उनके पिता उन्हें पुणे भेजने की तैयारी कर रहे थे, पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि चमत्कारी वैद्य ने लंबी छुट्टी ले ली है और पुणे से गायब हो गए हैं। भारत के विशाल विस्तार में, लोगों के समुद्र के बीच उन्हें उसे कहाँ ढूंढना था। शायद वह चमत्कारी वैद्य चिकित्सा आदान प्रदान के लिए विदेश गया था। दुनिया भर में सैकड़ों देशों के साथ, कौन जानता था कि वह किस कोने में है। इसके अलावा ऐसे कई लोग थे जिनकी स्थिति उनसे अधिक गंभीर थी। उस चमत्कारी वैद्य ने शायद सभी प्रकार के रोगियों को देखा होगा और बहुत पहले ही दूसरों के जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन हो गया होगा। खैर, देश भर में बहुत सारे चमत्कारी वैद्य हैं। अगर अरमान रायजादा उनका इलाज करने नहीं आया तो क्या दूसरे नहीं थे। उनके पिता की शक्ति के साथ 10 में से 9 निश्चित रूप से उनके परिवार को सम्मान देंगे। हालांकि सबसे अच्छा न मिल पाने के कारण उन्हें हमेशा थोड़ी बेचैनी महसूस होती थी। फिर भी जब उन्हें लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो उनकी बहन वाणी ने अचानक अरमान रायजादा का जिक्र किया। और चूंकि उनकी बहन पुणे में रहती थी, क्या ये हो सकता है कि उनकी बहन अरमान रायजादा को जानती थी? ये तो बिल्कुल अद्भुत होगा। बहन, क्या आपको वास्तव में लगता है कि अरमान रायजादा ब्रेन कैंसर का इलाज कर सकते हैं? युवा साहब विशाल को आखिरी समय में संदेह होने लगा। उन्हें डर था कि वाणी उन्हें केवल फिर से निराशा की ओर ले जाने के लिए उम्मीद दे रही थी। वाणी ने हालांकि एक सामान्य बात की तरह कहा, भैया, क्या आप नहीं जानते कि उन कुछ दिनों में डॉक्टर अरमान रायजादा का घर कितना लोकप्रिय था? मैंने सुना है कि चिकित्सा उपचार चाहने वाले लोगों ने अस्पताल को अवरुद्ध कर दिया था। इसके अलावा कई रिपोर्टर उन्हें रोकने के लिए उनके दरवाजे पर गए, यहाँ तक कि भगदड़ की घटनाएं भी हुईं। बाद में दक्षिणी पुणे सैन्य क्षेत्र के पास व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैनिकों को उनके घर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं अन्य डॉक्टरों के बारे में नहीं जानती, लेकिन डॉक्टर अरमान का चिकित्सा कौशल संदेह से परे है, बिल्कुल शीर्ष स्तर का। वाणी ने याद किया कि कैसे अरमान रायजादा ने विमान में उसके दर्द का दयालुता और नम्रता से इलाज किया था, और उस लंबी और सुंदर आकृति को याद करते हुए उसके छोटे से चेहरे पर लाली आ गई। युवा साहब विशाल भी एक चालाक आदमी थे और जानते थे कि उनकी बहन बिना कारण किसी बाहरी व्यक्ति की रक्षा नहीं करेगी। वह पूछने से खुद को रोक नहीं सके, बहन, क्या आप डॉक्टर अरमान रायजादा को जानती हैं? वाणी ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया, फिर सिर हिलाकर मना किया और कहा, मैं डॉक्टर अरमान से केवल एक बार मिली हूँ। उन्होंने एक छोटी बीमारी के इलाज में मेरी मदद की थी, इसलिए यह वास्तव में उन्हें जानने जैसा नहीं है। क्या ऐसी बात है? युवा साहब विशाल, जो उम्मीद से भरे थे, वाणी के ऐसा कहने के बाद थोड़ा निराश महसूस करने लगे। बस उन्हें जानना, बिना किसी करीबी रिश्ते के, इसका मतलब था कि शायद सामने वाला वाणी को कोई भाव नहीं देगा। अगर वह अरमान रायजादा उनकी बहन का प्रेमी होता तो वह निश्चित रूप से बच जाते। हालांकि तभी वाणी ने जोड़ा, डॉक्टर अरमान ने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा कि वह कुछ समय के लिए जयपुर शहर में रहेंगे और अगर कुछ भी हुआ तो मैं उन्हें फ़ोन कर सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर युवा साहब विशाल तुरंत उत्साहित हो गए।
वे अच्छी तरह जानते थे कि इसका क्या मतलब होता है जब एक आदमी किसी महिला से कहता है कि अगर कुछ भी हुआ तो वह उसे फ़ोन कर सकती है। उस अरमान रायजादा को उनकी बहन में जरूर दिलचस्पी होगी। युवा साहब विशाल ने ऊपर देखा और वाणी का जायजा लिया। उनकी बहन कोई बेजोड़ सुंदरी नहीं थी, लेकिन वह एक नाजुक और आकर्षक युवती थी, जिसमें एक अनोखा आकर्षण था, विशेष रूप से उसकी कोमल आवाज़, जिसमें दक्षिणी पुणे की लड़की का मधुर संगीत था, सुनने में बहुत सुखद, जैसे झरने की कलकल। 1 मिनट रुको बहन, तुमने अभी कहा कि डॉक्टर अरमान जयपुर शहर में हैं। क्या वह जयपुर शहर में दोस्तों से मिलने आए हैं? दोस्तों से मिलना 1 महीने तक रुकने का वारंट नहीं लगता। लगभग नया साल आ गया है, 1 महीने रुकने का मतलब है कि नया साल भी खत्म हो जाएगा। युवा साहब विशाल ने सोच में अपनी भौहें सिकुड़ी, फिर अचानक महसूस किया, क्या ये हो सकता है कि डॉक्टर अरमान का गृहनगर जयपुर शहर हो? जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पकड़ लिया है। युवा साहब विशाल ने जल्दी से अपने पिता को फ़ोन किया। हालांकि उप सचिव चौहान अपने दैनिक कर्तव्यों में बहुत व्यस्त थे, इसलिए उनके सचिव ने फ़ोन उठाया। नमस्ते विशाल साहब, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? युवा साहब विशाल ने जल्दी से कहा, सचिव लूथरा, कृपया किसी को खोजने में मेरी मदद करें। अरमान रायजादा? हाँ, पुणे के वह चमत्कारी वैद्य अरमान रायजादा। मुझे खबर मिली है कि वह हमारे जयपुर शहर से हैं। कृपया उनकी पृष्ठभूमि का पता लगाने में मेरी मदद करें। मेरी जान, क्या इसे बचाया जा सकता है, यह आप पर निर्भर करता है। ये सुनकर सचिव लूथरा ने जल्दी से उन्हें आश्वासन दिया, विशाल साहब चिंता न करें, मैं अभी जांच करता हूँ, मुझे 1 घंटा दें। सचिव की बैठक से पहले मैं निश्चित रूप से इसे आपके लिए खोज लूँगा। फ़ोन रखने के बाद सचिव लूथरा ने तुरंत अरमान रायजादा के परिवार या उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को खोजने के लिए विभिन्न संपर्कों का उपयोग किया, ये देखने के लिए कि क्या वे इस चमत्कारी वैद्य के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। और आधे घंटे बाद उनके हाथों में अरमान रायजादा की एक फाइल थी। बेशक ये विवरण बहुत पूर्ण नहीं थे। उदाहरण के लिए 5 साल की उम्र के बाद अरमान रायजादा के जीवन का कोई रिकॉर्ड नहीं था और न ही कोई सुराग मिल सकता था। केवल अरमान रायजादा की घरेलू पंजीकरण पुस्तिका और कुछ खंडित विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं से जानकारी मिल सकती थी। ये स्पष्ट रूप से नकली था। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। सचिव लूथरा को इस जटिल और त्रुटिपूर्ण जानकारी के भीतर वह मिल गया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। रायजादा परिवार, ये वास्तव में वह रायजादा कॉरपोरेशन है। अरमान रायजादा, क्या वह वास्तव में बलदेव रायजादा का भतीजा है? सचिव लूथरा ने अपने आप से बड़बड़ाया, यह महसूस करते हुए कि इस दुनिया में चीज़ों की भविष्यवाणी करना वास्तव में कठिन है। कुछ दिन पहले रायजादा परिवार ने उप सचिव चौहान से अपनी सरकारी निवेश संवर्धन व्यवसाय योजना को मंजूरी दिलाने के लिए विशेष रूप से युवा साहब विशाल को ईमानदारी के प्रतीक के रूप में एक संजीवनी स्वर्ण गोली भेजी थी। लेकिन उप सचिव चौहान ने रायजादा परिवार को ठग माना, उन्हें सीधे बाहर निकाल दिया और उनकी योजना को पूरी तरह से बेकार बताकर खारिज कर दिया। फिर भी कुछ दिनों बाद चौहान परिवार को मदद के लिए रायजादा परिवार की ओर रुख करना पड़ेगा। किसने सोचा होगा कि उनकी पुश्तैनी कब्रों से हरी धुआं निकलेगा और वास्तव में एक बेजोड़ चमत्कारी वैद्य पैदा होगा। रायजादा परिवार की किस्मत वास्तव में बदल गई थी। तभी उप सचिव चौहान स्थायी समिति की बैठक से लौटे। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें अगले 3 वर्षों में पूर्व प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक समग्र योजना शामिल थी और यह एक ऐसी बैठक भी थी जहां विभिन्न प्रांतीय स्थायी समिति के सदस्यों ने सत्ता के लिए होड़ की और हितों को विभाजित किया। उप सचिव चौहान ने अपना दिमाग खपाया और अंत में पाई का एक आकर्षक टुकड़ा छीन लिया, लेकिन वे बहुत थके हुए भी लग रहे थे। इस समय सचिव लूथरा जल्दी से आगे बढ़े, नेताजी, मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अध्याय 565। इतना क्या महत्वपूर्ण है कि तुम यहाँ विशेष रूप से मेरा इंतजार कर रहे हो? उप सचिव चौहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। सचिव लूथरा उप सचिव चौहान के पुराने अधीनस्थ थे। जब उप सचिव चौहान जयपुर शहर के उप महापौर थे तब सचिव लूथरा पहले से ही उनका अनुसरण कर रहे थे और 10 साल से अधिक समय हो गया था। हालांकि उनका एक वरिष्ठ अधीनस्थ का रिश्ता था, निजी तौर पर वे दोस्त भी थे। सचिव लूथरा ने देखा कि उप सचिव चौहान अच्छे मूड में थे और जानते थे कि अभी स्थायी समिति की बैठक में उप सचिव चौहान ने दृश्य पर हावी होकर सबसे बड़ा लाभ सुरक्षित किया होगा। हालांकि सचिव लूथरा जानते थे कि आने वाला मामला स्थायी समिति की बैठक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, नेताजी, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। अभी विशाल साहब ने फ़ोन किया और मुझे अरमान रायजादा नाम के किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करने में मदद करने के लिए कहा। अरमान रायजादा, वह नाम थोड़ा जाना पहचाना लगता है। उप सचिव चौहान ने अपना सूट उतारा और सोफे की ओर चले गए, थोड़ी देर आराम करने की तैयारी कर रहे थे। दोपहर भर की बैठक ने वास्तव में उन्हें थका दिया था। सचिव लूथरा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह अरमान रायजादा पुणे का सबसे प्रसिद्ध चमत्कारी वैद्य है।
चिकित्सा समुदाय में उसकी वर्तमान प्रतिष्ठा हमारे पूर्व प्रदेश के चमत्कारी वैद्य राजीव से पहले ही आगे निकल चुकी है। इतना शक्तिशाली। उपसचिव चौहान आश्चर्यचकित थे, फिर भौहें सिकुड़ी और बोले, मुझे अब याद आया। कुछ समय पहले मुझे लगता है कि मैंने कुछ सिफारिशें लगवाई थीं पुणे नगर पार्टी समिति के सचिव अमित अय्यर से, इस अरमान रायजादा के साथ विशाल की बीमारी की जांच करने के लिए एक नियुक्ति करने में मेरी मदद करने के लिए कहा था। हालांकि सामने वाले ने जोर दिया कि उपचार केवल व्यक्तिगत परामर्श के बाद ही दिया जा सकता है। मैंने सोचा कि आगे पीछे यात्रा करना बहुत परेशानी भरा होगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। सचिव लूथरा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये वही अरमान रायजादा है और वह इस समय जयपुर शहर में है। ओह, वह अब जयपुर शहर में है। ये तो बहुत अच्छा है। जल्दी से उसके साथ एक नियुक्ति की व्यवस्था करने में मेरी मदद करो, और जब तुम ऐसा कर रहे हो तो उसे विशाल की बीमारी की जांच के लिए अस्पताल जाने के लिए कहो। सच कहूं तो जयपुर सिटी पीपल्स अस्पताल के वे डॉक्टर, हालांकि सभी प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, मुझे वास्तव में उन पर ज्यादा भरोसा नहीं है, उपसचिव चौहान ने उत्साहित होकर कहा जब उन्होंने ये सुना। उनका केवल एक बेटा था, विशाल चौहान, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसका इलाज करने के लिए सबसे अच्छा चमत्कारी वैद्य ढूंढना चाहते थे। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, उनके पास संपर्कों की भी कमी नहीं थी। हालांकि अगर उनका बेटा मर गया तो केंद्र सरकार में स्थायी समिति का सदस्य बनने के लिए उनके प्रयास का क्या मतलब होगा। लेकिन उपसचिव चौहान को इतना उत्साहित देखकर सचिव लूथरा को कुछ शब्द बोलना मुश्किल लगा। उपसचिव चौहान ने सचिव लूथरा को हिचकिचाते हुए देखा और गुस्से में कहने से खुद को नहीं रोक सके, हर्ष, तुम बात को इतना घुमा क्यों रहे हो? क्या कोई कठिनाई है? अगर कुछ है तो बस सीधे कहो। सचिव लूथरा ने अपने दांत भींचे और कहा, नेताजी, बात ऐसी है, यह अरमान रायजादा वास्तव में जयपुर के रायजादा परिवार का सदस्य है। कुछ दिन पहले बलदेव रायजादा, जिसने संजीवनी स्वर्ण गोली पहुंचाई थी, वह अरमान रायजादा का ताऊ है। आपने कुछ दिन पहले बलदेव रायजादा के व्यापार प्रस्ताव को सीधे बाहर फेंक दिया था। क्या आपको अभी भी याद है? ये सुनकर उपसचिव चौहान की भौहें तन गईं और वे चुप हो गए। रायजादा परिवार को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के बाद क्या वह अब वापस जाकर रायजादा परिवार के किसी सदस्य से अपने बेटे की बीमारी का इलाज करने के लिए कहेगा? अगर उसने ऐसा किया तो क्या वह मजाक नहीं बन जाएगा? नौकरशाही की शक्ति और प्रभाव कभी कभी नाक की लड़ाई बन जाता था। कोई आधा कदम भी पीछे नहीं हट सकता था, एक कदम पीछे हटने से 10,000 कदम पीछे हटने की नौबत आ जाती, इसलिए कोई आसानी से समझौता नहीं कर सकता था। इसलिए सचिव लूथरा को बोलना मुश्किल लगा। थोड़ी देर बाद उपसचिव चौहान बोले, हर्ष, मुझे बताओ, अरमान रायजादा के अलावा क्या पूरे देश में कोई और नहीं है जो विशाल की बीमारी का इलाज कर सके? सचिव लूथरा ने एक पल के लिए सोचा और कहा, अन्य चमत्कारी वैद्य होने चाहिए जो विशाल साहब की बीमारी का इलाज कर सकें। हालांकि मुझे डर है कि वे गलती कर सकते हैं। आखिर अरमान रायजादा का बायोडेटा सबके सामने है। वर्तमान में हमारे भारतीय चिकित्सा समुदाय में वह एक अपराजित ध्वज है। अब तक उसके पास आने वाला कोई भी रोगी लाइलाज नहीं रहा है। यदि नेताजी नहीं चाहते कि कोई दुर्घटना हो तो मुझे लगता है कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से रायजादा परिवार में इस चमत्कारी वैद्य से मिलना सबसे अच्छा होगा। आपको क्या लगता है? सचिव लूथरा का मतलब था कि उपसचिव चौहान को एक कदम पीछे हटना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं। इसके बजाय वह नेता के सचिव के रूप में जाएगा। एक सचिव की उपस्थिति नौकरशाही में नेता के व्यक्तिगत रूप से जाने से बहुत अलग नहीं थी। नेता ने कमजोरी दिखाई, सचिव दिखाई दिया, नेता की गरिमा को बनाए रखा और फिर भी काम पूरा किया। इसलिए नौकरशाही में लोगों के लिए एक अच्छा सचिव एक प्राचीन रणनीतिकार की तरह था जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उपसचिव चौहान ने भौहें सिकुड़ी और लंबे समय तक सोचा, अंततः ये निर्णय लिया कि उनके बेटे का जीवन उनकी अपनी नाक से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, तुमने विशाल के मामले के लिए कड़ी मेहनत की है। जयपुर शहर के तहत एक काउंटी में काउंटी पार्टी समिति के उपसचिव की कमी है। तुम 10 साल से मेरे साथ हो, अब तुम्हें और जिम्मेदारी देने का समय आ गया है। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद नेताजी। सचिव लूथरा भी उत्साहित थे। उनके जैसे विश्वसनीय अधीनस्थ को अनुभव जमा करने के लिए स्थानीय पद पर नियुक्त किया जाना बहुत बड़ी बात थी। पदोन्नति बहुत जल्दी होगी। जब तक उपसचिव चौहान नहीं गिरते, वह हमेशा इस बड़े पेड़ पर भरोसा कर सकते थे। रायजादा परिवार का पुराना निवास। आंगन गहरा था, बीच में एक फीनिक्स का पेड़ फल फूल रहा था जिसकी शाखाएं और पत्ते घने थे जो सर्दियों में भी नहीं मुरझाते थे। फीनिक्स के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी और एक युवक धीरे धीरे मुक्केबाजी के एक सेट का अभ्यास कर रहे थे। उनकी सांस और सांस छोड़ना लयबद्ध था। जैसे ही मुक्केबाजी समाप्त हुई, दोनों ने धीरे धीरे गंदी प्राणवायु का एक बूंद छोड़ा। सफ़ेद धुएं जैसी प्राण की 2 धाराएं, लंबी और गहरी, उनके मुंह से निकलीं। दादाजी, आज आपकी रंगत कल से बहुत बेहतर है।
कैसा है, क्या मेरे द्वारा सिखाए गए प्राण साधना का कुछ प्रभाव है? अरमान रायजादा ने बूढ़े आदमी के चेहरे को देखा, जो बहुत अधिक गुलाबी और चमकदार था और उनके सफ़ेद बालों के बीच कई काले बाल उग आए थे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बूढ़े आदमी को लंबे समय से नहीं देखा था उन्हें इस तरह देखता, तो वे सोचते कि वे जवानी में लौट आए हैं। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, अपने लंबे गाउन को थपथपाया और मुस्कुराया, ये वास्तव में आरामदायक है। हर दिन तुम्हारे साथ इस तरह अभ्यास करने से मैं बहुत युवा महसूस करता हूँ। कल मैं ये प्राण साधना अपने पुराने दोस्तों को भी सिखाऊंगा ताकि वे भी मेरा पोता होने के लाभों का आनंद ले सकें। अरमान भी हंस पड़े। तभी रायजादा परिवार के बटलर रामदास काका जल्दी से आए और बोले, मालिक, छोटे साहब, एक अनजान मेहमान आया है। उसे बड़े साहब ने भेजा है। बड़े साहब ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि छोटे साहब उनसे मिलेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे उनसे मिलना चाहिए। अरमान बेहद हैरान थे। जयपुर शहर में उनके बहुत दोस्त नहीं थे और ये तथ्य कि सामने वाले ने उनके ताऊ जी को ढूंढ लिया और फिर उनके ताऊ जी के माध्यम से उन्हें ढूंढने आया, इसे और भी अजीब बना देता था। बूढ़े आदमी उम्र के साथ चतुर होने के कारण तुरंत समझ गए और हंसे। अरमान, उसने शायद तुम्हारे पास चिकित्सा उपचार के लिए आने के लिए तुम्हारे ताऊ जी के कनेक्शन का उपयोग किया है। चूंकि उसने तुम्हारे ताऊ जी को ढूंढ लिया है, शायद उस व्यक्ति की बहुत पहुंच है। जाओ और उससे मिलो। अगर ज्यादा परेशानी न हो तो अपने ताऊ जी की मदद कर दो। ये परिवार अब पूरी तरह से तुम्हारे ताऊ जी पर निर्भर है। रायजादा परिवार के अन्य सदस्य सभी खर्चीले बेटे थे, कुछ ही मदद कर सकते थे। रायजादा परिवार का अधिकांश व्यवसाय वास्तव में ताऊ जी पर निर्भर था। चूंकि सामने वाले ने ताऊ जी को ढूंढ लिया था, अरमान वास्तव में भाव देने से इनकार नहीं कर सकते थे। ठीक है दादाजी, आप अभ्यास जारी रखें, मैं पहले जाकर उसे देखता हूँ। अरमान ने अपनी जैकेट उठाई और रामदास काका के पीछे पीछे सामने वाले लिविंग रूम की ओर चल दिए। अध्याय 566 ... रायजादा परिवार का दीवान खाना। रायजादा परिवार का आंगन बेहद विशाल था और उनका दीवान खाना भी। ये पुरानी हवेलियों और राजवाड़ों की तर्ज पर बना था, इसलिए मुख्य हॉल एकदम खुला, हवादार और भव्य था। बलदेव रायजादा इस वक्त दीवान खाने में सचिव हर्ष लूथरा की खातिरदारी में लगे थे। सचिव लूथरा, आपका हमारे रायजादा परिवार में आना वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने रसोई में कहकर कुछ और खास पकवान बनवाए हैं। इत्तेफाक से मेरा छोटा भाई जगदीश भी आज ही वापस आ रहा है, तो आप दोनों की अच्छी जान पहचान हो जाएगी, बलदेव रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। बलदेव का भाई जगदीश रायजादा जयपुर का उपमहापौर था, जिसका ओहदा सचिव लूथरा से काफी ऊंचा था। लेकिन सचिव लूथरा प्रदेश की एक कद्दावर हस्ती सचिव वीरेंद्र चौहान के खास आदमी थे। राजनीति में नज़दीकी और दूरी का बड़ा खेल होता है, इसलिए किसी बड़े नेता के सचिव की चापलूसी करने में कोई शर्म नहीं थी। जहां तक सचिव लूथरा की बात थी, उन्हें पहले इन बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो जानते थे कि अगर वो इस काम में सफल हो गए तो भविष्य में उन्हें जयपुर के किसी जिले में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में जयपुर के मुख्य अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाना उनके फायदे में ही था। इसलिए इस बार रायजादा परिवार में आते ही उन्होंने दिखावे का पूरा ड्रामा रच दिया। न केवल त्योहारों के लिए ढेर सारे तोहफे लाए, बल्कि अपना रवैया भी बेहद विनम्र रखा। खाने की बात सुनते ही उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए। मिस्टर रायजादा, आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया, लेकिन मेरा खाना सही नहीं रहेगा। पिछली बार जब आप सचिव चौहान के पास आए थे तो मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाया था। बिना कुछ किए एहसान लेना मुझे गंवारा नहीं। हालांकि सचिव चौहान ने हाल ही में रायजादा कॉरपोरेशन के बिजनेस प्लान को दोबारा देखा है और उन्हें लगा कि इसमें कुछ बातें तारीफ के काबिल हैं। अरे, तो क्या सचिव चौहान ने जमीन को मंजूरी देने के लिए हामी भर दी है? बलदेव रायजादा ने शांत भाव से पूछा। अगर यह खबर अरमान के लौटने से पहले मिली होती तो बलदेव खुशी से झूम उठते। सरकारी हलकों में लोग 7 पर्दों में बात करते हैं, 3 हिस्से का मतलब होता है कि काम बन सकता है। लेकिन अरमान के लौटने के बाद से इन कुछ दिनों में बलदेव का दिल पूरी तरह बदल चुका था। पुरानी रियल एस्टेट योजना के बारे में उन्हें अब लग रहा था कि वो बहुत छोटी सोच रख रहे थे। रियल एस्टेट में पैसा जल्दी बनता है, लेकिन अगर सरकारी नीतियां बदलीं तो रायजादा परिवार दिवालिया हो सकता है। मगर मेडिकल इंडस्ट्री की बात ही अलग थी। भले ही भारत की मेडिकल नीतियां बदल जाएं, जब तक उनके पास दवाओं के फॉर्मूले हैं और वो दवाएं वाकई असरदार हैं, तो बुरी से बुरी हालत में भी वो अपनी फैक्ट्री विदेश ले जाकर अमेरिकियों और जापानियों से पैसा कमा सकते हैं। नाम बदलकर उसे इम्पोर्टेड दवा बना देंगे तो अस्पताल वाले उसे और भी महंगे दाम पर बेचेंगे। घर में एक ऐसा दैवीय वैद्य मौजूद हो जिसे दवाएं बनाने में महारत हासिल हो, तो अकेला अरमान रायजादा ही पूरे बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बराबर था। रायजादा परिवार का बायोफार्मा में कदम रखना सोने की खदान साबित होगा। इसलिए इस मोड़ पर सचिव चौहान का रवैया उनके लिए अब ज़्यादा मायने नहीं रखता था।
बेशक रायजादा परिवार को अभी भी जयपुर में ही काम करना था, तो इतनी बड़ी हस्ती से पंगा लेने का कोई मतलब नहीं था। जी हाँ, सचिव चौहान को लगता है कि बाकी व्यापारियों के मुकाबले रायजादा परिवार का प्रस्ताव सबसे ईमानदार है। आखिरकार रायजादा परिवार जयपुर का पुराना निवासी है और आपकी साख हर कोई जानता है, सचिव लूथरा ने चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराकर कहा। लेकिन असलियत में उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। बलदेव के बेपरवाह लहजे से ऐसा लग रहा था कि रायजादा परिवार को अब उस बिजनेस प्लान की कोई परवाह ही नहीं है। ऊपर से रायजादा परिवार की हालिया गतिविधियों से पता चल रहा था कि वो हर जगह दवा फैक्ट्रियों के लिए संपर्क तलाश रहे थे और दवाओं के सरकारी नियमों की जानकारी ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रायजादा परिवार अब रियल एस्टेट छोड़ हेल्थ और मेडिकल इंडस्ट्री में कूदने की तैयारी कर रहा है। खैर, सचिव लूथरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रायजादा परिवार क्या धंधा करता है। उन्हें तो बस अरमान रायजादा से मिलना था, वो चमत्कारी वैद्य जो कैंसर तक का इलाज कर सकता है। जब तक विशाल चौहान, सचिव चौहान का बेटा, ठीक हो जाता है, तब तक रायजादा परिवार चाहे नोटों में खेले या बाढ़ में बह जाए, उन्हें क्या लेना देना। जैसे ही सचिव लूथरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अरमान रायजादा धीमे कदमों से वहां आ पहुंचा। बड़े ताऊजी, आप मुझे ढूंढ रहे थे। अरमान ने अंदर कदम रखा, बलदेव की ओर मुस्कुराया और फिर पास बैठे सचिव लूथरा को देखा। ये शख्स उम्र करीब 37-38 साल, रईसी और ओहदे की चमक चेहरे पर लिए हुए था। साफ पता चल रहा था कि सरकारी महकमे का आदमी है। बड़े नेताओं के साथ रहने की वजह से उसकी हर हरकत में उन नेताओं की नकल थी, जो काफ़ी अजीब और बनावटी लग रही थी। बलदेव ने अरमान की पीठ थपथपाई। ये लड़का भी न लोगों को ऐसे घूरता है। क्या इसे नहीं पता कि सरकारी लोग ऐसी नज़रों के प्रति कितने संवेदनशील होते हैं? कहीं वो बुरा न मान जाए। माहौल को हल्का करने के लिए बलदेव ने जल्दी से कहा, अरमान, मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। ये सचिव हर्ष लूथरा हैं, प्रदेश सचिव चौहान के निजी सचिव। सचिव लूथरा और तुम्हारे छोटे ताऊजी सरकारी हलकों में दोस्त हैं। आज ये खास हमारे घर आए हैं। किसे पता था कि सचिव लूथरा अपनी जगह से उठ खड़े होंगे और आगे बढ़कर अरमान का हाथ थाम लेंगे। बड़े गर्मजोशी से बोले, डॉक्टर रायजादा, आपके बारे में बहुत सुना है। आज पहली बार मिल रहा हूँ। मेरा नाम हर्ष लूथरा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर रायजादा हमारे जयपुर के ही निकलेंगे। हमारा जयपुर वाकई होनहारों और हुनरमंदों की धरती है। सचिव लूथरा, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल वो अपने मन में समझ चुका था कि सचिव लूथरा को उससे कोई काम है, वरना एक बड़े नेता का सचिव इतनी भद्दी और बेतुकी चापलूसी कभी नहीं करता, जो उसके स्तर के बिल्कुल खिलाफ थी। सचिव लूथरा थोड़ा मुस्कुराए, फिर चेहरे पर बेबसी का भाव लाते हुए बोले, सच कहूं तो डॉक्टर रायजादा, मैं इस बार रायजादा परिवार के पास एक विनती लेकर आया हूं। अरमान और बलदेव ने एक दूसरे को देखा। हालांकि उन्हें अंदाजा तो था, पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि सामने वाला इतना सीधा वार करेगा। उन्हें लगा था कि वो पहले इधर उधर की बातें घुमाएंगे और उनके पूछने का इंतजार करेंगे। हमारे रायजादा परिवार के पास ऐसा कुछ नहीं जो सचिव लूथरा को मांगना पड़े। मुझे लगता है कि आपके परिवार में कोई बीमार है। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चलकर मेरे घर तक आए हैं और आजकल मेरे पास कोई खास जरूरी काम भी नहीं है। आप मेरे छोटे ताऊजी के दोस्त भी हैं, तो सीधे सीधे बताइए। अगर मैं मदद कर सका तो मना नहीं करूंगा। डॉक्टर रायजादा, ये तो वाकई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सचिव लूथरा पल भर के लिए सन्न रह गए, फिर उनका चेहरा कृतज्ञता से खिल उठा। उन्होंने सोचा था कि अरमान पहले नखरे दिखाएगा और फिर रायजादा परिवार के लिए कुछ सरकारी फायदों की मांग रखेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बिना कुछ मांगे इतनी आसानी से मान जाएगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर का दिल माता पिता जैसा होता है। बीमार होने पर किसी को अच्छा नहीं लगता। आमतौर पर जब तक मेरे पास कोई बहुत ज़रूरी काम न हो, मैं हर उस शख्स की मदद करने को तैयार रहता हूं जो मेरे पास आता है। पुणे में भी मेरा यही उसूल था, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते और सोचते हैं कि मैं घमंडी हूं। असल में मैं अक्सर दवाओं की खोज में व्यस्त रहता हूं। आप भी समझते हैं, इलाज करने से सिर्फ एक जान बचती है, लेकिन अगर दवा ईजाद हो जाए तो उससे पूरी जनता का भला होता है। अरमान ने साफगोई से कहा, और उसकी यह बात सचिव लूथरा के कानों में पड़ते ही उनके मन में एक अलग ही इज्जत पैदा कर गई। आमतौर पर जिन लोगों में थोड़ी भी काबिलियत होती है, वे अहंकारी हो जाते हैं और उनसे मिलना मुश्किल होता है। जिनके पास थोड़ी सत्ता होती है, वो तो जनता से कोसों दूर हो जाते हैं। सरकारी हलकों में होने के कारण सचिव लूथरा ने अरमान के लिए भी यही धारणा बना ली थी, लेकिन अरमान की इन बातों ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। मरीजों का इलाज और जान बचाना एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है। जो भी मेरे पास आएगा मैं उसकी मदद करूंगा। इस साधारण से वाक्य ने सचिव लूथरा के दिल को छू लिया। अध्याय 567। डॉक्टर रायजादा, मैं वाकई आपका कायल हो गया हूँ। सचिव लूथरा ने तहे दिल से कहा।
वो बहुत कम लोगों की प्रशंसा करते थे, लेकिन अरमान रायजादा निश्चित रूप से उनमें से एक था, और शायद सबसे कम उम्र का भी। चाय की कुछ चुस्कियों के बाद सचिव लूथरा ने घड़ी देखी और जान गए कि अब और देर नहीं की जा सकती। वो सीधे मुद्दे पर आए, डॉक्टर रायजादा, सच कहूं तो इस बार मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने साहब के लिए आया हूं। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो क्या आप चलकर मेरे साहब के साथ थोड़ी देर बैठ सकेंगे? बलदेव रायजादा ने तुरंत अरमान की ओर देखा और उनके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। वो जानते थे कि सचिव वीरेंद्र चौहान की हर खबर पक्की होती है और बहुत मुमकिन है कि उनके बेटे की बीमारी की आखिरी उम्मीद अब अरमान पर ही टिकी हो। भले ही रायजादा परिवार को अब अपनी फाइलों पर साइन करवाने के लिए सचिव चौहान की जरूरत न हो, लेकिन पूर्व प्रदेश की इतनी बड़ी हस्ती के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना हमेशा फायदेमंद होता है। ये सोचकर बलदेव ने जल्दी से अरमान से कहा, अरमान, अगर सचिव चौहान तुम्हें बुला रहे हैं तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। समझ गया बड़े ताऊजी। अरमान ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, उसके लिए यह बस मरीजों का इलाज करना और जान बचाना था। यह उसका काम था और उसे सामने वाले के ओहदे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही अरमान ने हामी भरी, सचिव लूथरा मुस्कुराते हुए खड़े हो गए, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। डॉक्टर रायजादा, चलिए अभी चलते हैं। ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। ठीक है। अरमान ने सिर हिलाया और सचिव लूथरा के पीछे पीछे रायजादा हवेली से बाहर निकल आया। दोनों गाड़ी में बैठे और सचिव लूथरा ने आगे बैठे ड्राइवर से कहा, चलो वापस प्रदेश सचिवालय कमेटी भवन की ओर। प्रदेश सचिवालय? अरमान ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। सचिव लूथरा ने माफी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर रायजादा, शायद आपको पता न हो, लेकिन साल का अंत है और काम बहुत ज्यादा है। सचिव चौहान बहुत व्यस्त हैं, वो इस वक्त भी सचिवालय में काम निपटा रहे होंगे। मैं आपको वहां ले चलता हूं, शायद उन्हें कुछ और काम भी समझाने हों। थोड़ा सहयोग कीजिएगा। ओह, कोई बात नहीं। बीमारी का इलाज कोई छोटी बात नहीं है, हालात को अच्छे से समझना जरूरी है। अरमान ने हाथ हिलाकर जाहिर किया कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल वो जानता था कि सचिव चौहान शायद उसके हुनर पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे और उसे अपनी आंखों से परखना चाहते हैं। नेता जितना बड़ा होता है, इन मामलों में उतना ही सतर्क रहता है। अरमान ये बात समझ सकता था। गाड़ी ज्यादा देर नहीं चली और जल्द ही अरमान की आंखों के सामने एक विशाल इमारत आ गई। डॉक्टर रायजादा, कृपया मेरे पीछे आएं। सचिव लूथरा ने रास्ता दिखाया। जी। अरमान ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप सचिव लूथरा के पीछे इमारत में दाखिल हो गया। रास्ते में उन्हें काफी लोग मिले। हालांकि सचिव लूथरा सिर्फ एक सचिव थे, लेकिन मिलने वाले सभी लोग उन्हें मिली जुली आत्मीयता और सम्मान के साथ सलाम कर रहे थे। सचिव लूथरा बस मुस्कुराकर सिर हिला देते, मानो वो खुद कोई बड़े नेता हों। सचिव लूथरा का अभिवादन करने के बाद हर किसी की नज़र अनायास ही अरमान पर टिक जाती। अरमान को देखते ही उन सबके चेहरों पर एक दबी हुई हैरानी उभर आती। आखिरकार प्रांतीय सरकार में काम करने वाले लोगों की आंखें चील जैसी होती हैं। हालांकि अरमान सचिव लूथरा के पीछे बड़े शांत और संयम के साथ चल रहा था, लेकिन हर कोई एक नज़र में देख सकता था कि यह शख्स उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 20-22 का होगा। बस उन्हें यह नहीं पता था कि यह नौजवान किस विभाग का है जिसके साथ खुद सचिव लूथरा चल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सीधे सचिव वीरेंद्र चौहान से मिलने जा रहा है, और चाल ढाल देखकर लग रहा था कि मामला कुछ खास है। हर कोई ईर्ष्या और जलन से जल भून रहा था, ये सोचते हुए कि किस विभाग के इस नौजवान पर सचिव चौहान की मेहरबानी हो गई है, ये तो सीधे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ गया। डॉक्टर रायजादा, हम पहुंच गए। यही है वो कमरा। जल्द ही अरमान सचिव लूथरा के पीछे एक ऑफिस के सामने पहुंच गया। सचिव लूथरा ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। अंदर से बुलाने की आवाज़ सुनकर सचिव लूथरा अंदर गए और कुछ बातें की, फिर वापस आकर अरमान को अंदर बुलाया। डॉक्टर रायजादा, प्लीज़ अंदर आइए। सचिव लूथरा ने दरवाजा खोला और अरमान का स्वागत किया। ठीक है। अरमान ने अपने कपड़े ठीक किए और अंदर चला गया, लेकिन उसने देखा कि यह सीधे सचिव चौहान का केबिन नहीं बल्कि एक छोटा विश्राम कक्ष था। इस वक्त एक नौजवान डेस्क पर बैठा कुछ फाइलें देख रहा था, शायद वो सचिवालय का कोई कर्मचारी था। सर, आप वापस आ गए। उस वक्त उस नौजवान ने सचिव लूथरा और अरमान को दाखिल होते देखा तो जल्दी से खड़ा हो गया और सलाम किया। जफर, मेरे जाने के बाद कुछ हुआ तो नहीं? सचिव लूथरा ने उस नौजवान की ओर हल्की मुस्कान फेंकते हुए पूछा। जफर नाम के उस नौजवान ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए फुसफुसाकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य विभाग के निदेशक लोकेश वर्मा आए थे, वो अभी अंदर ही हैं। ओह, निदेशक वर्मा अंदर हैं? सचिव लूथरा ने सिर हिलाया, फिर अरमान की ओर मुस्कुराते हुए बोले, डॉक्टर रायजादा, कृपया थोड़ी देर यहाँ तशरीफ रखें। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक लोकेश वर्मा अंदर हैं। प्रांतीय समिति में आमतौर पर अनुशासन आयोग, कानून और व्यवस्था आयोग, संगठन विभाग, प्रचार विभाग आदि शामिल होते हैं।
स्वास्थ्य विभाग आमतौर पर प्रांतीय सरकार के अधीन होता है, लेकिन सचिव वीरेंद्र चौहान के पास कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी थी और संगठन विभाग का प्रमुख उनका खास आदमी था। इसलिए प्रांतीय सरकार के कुछ बड़े अधिकारी भी सचिव चौहान से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते थे, वरना उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती थी। ठीक है, अरमान ने बुरा नहीं माना और पास के सोफे पर बैठ गया। वो स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि सचिव लूथरा ने खास तौर पर निदेशक लोकेश वर्मा का नाम क्यों लिया। स्वास्थ्य विभाग पूरे पूर्व प्रदेश के चिकित्सा संगठनों को नियंत्रित करता है। भले ही रायजादा परिवार अब रियल एस्टेट न करके हेल्थ और मेडिकल इंडस्ट्री में आने की सोच रहा हो, फिर भी वो सचिव चौहान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। इसके अलावा अगर अरमान जयपुर में अपना काम फैलाना चाहता है और अगर वो स्वास्थ्य विभाग के निदेशक से कोई संबंध बना ले तो फायदे ही फायदे होंगे। कम से कम नीचे वाले अधिकारी उस शख्स के साथ मनमानी करने की हिम्मत नहीं करेंगे जो सीधे स्वास्थ्य निदेशक से बात कर सकता हो। लीजिए, पानी पीजिए। इस वक्त जफर भी काफ़ी समझदार निकला और अरमान के लिए चाय ले आया। जिसे सचिव लूथरा इतनी तवज्जो दे रहे हों, वो कोई मामूली इंसान तो हो नहीं सकता। भले ही वो उसकी चापलूसी न कर सके, पर उसे नाराज भी नहीं कर सकता था। एक कप गर्म पानी बस अच्छे संबंध बनाने के लिए था। उन्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और जल्द ही किसी ने दरवाज़ा खोला और बाहर आया। सचिव लूथरा ने तुरंत उठकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर निदेशक वर्मा का स्वागत किया। सचिव लूथरा, मैं अभी आया था, आप दिखे नहीं। मैंने सोचा भी मैं आया और आपने दर्शन ही नहीं दिए। निदेशक लोकेश वर्मा लगभग 50 साल के थे, एक असली रसूखदार अधिकारी जिनके पास विभागीय स्तर की असली ताकत थी। लेकिन जब उन्होंने सचिव लूथरा को देखा तो वो काफ़ी दोस्ताना और विनम्र थे। सचिव लूथरा ने भी गर्मजोशी से कहा, निदेशक वर्मा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं अभी किसी काम से बाहर गया था, इसलिए आपका स्वागत नहीं कर सका। मुझे खेद है। इस वक्त अरमान स्वाभाविक रूप से बैठा नहीं रह सकता था। वो पहले ही खड़ा हो चुका था, मुस्कुराते हुए उस दिशा में देख रहा था। चाहे सचिव लूथरा उसका परिचय कराएं या न कराएं, उसे खुद को पेश करना ही था। वरना अगर उसने अधिकारी पर खराब प्रभाव छोड़ा तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि इससे रायजादा परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है। अध्याय 568। अरमान के ताऊजी पिछले कुछ दिनों से दवा कंपनियों के अधिग्रहण के सिलसिले में काफ़ी भागदौड़ कर रहे हैं। अगर रायजादा परिवार फार्मा इंडस्ट्री में कदम रखना चाहता है तो निदेशक लोकेश वर्मा की मंजूरी के बिना ये राह आसान नहीं होगी। अरे, शायद मेरी आंखों का धोखा था, मैंने पहचाना नहीं। ये कौन है? सचिव लूथरा, आप परिचय क्यों नहीं करवाते? तभी निदेशक वर्मा की नज़र सचिव लूथरा के पीछे खड़े अरमान पर पड़ी। उन्होंने उसे 2 बार ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा कि यह नौजवान काफ़ी प्रभावशाली है। कद काठी ऊंची, चेहरा रूपवान और उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा ठहराव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। सरकारी महकमे में काम करने वालों की नज़रें जौहरी की तरह होती हैं, इंसान को परखने में कभी चूकती नहीं। निदेशक वर्मा जानते थे कि यह नौजवान सचिव लूथरा के साथ आया है। अगर सचिव लूथरा खुद किसी को सचिव वीरेंद्र चौहान से मिलवाने लाए हैं तो जाहिर है वो कोई साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं। निदेशक वर्मा, आइए, मैं परिचय करवाता हूँ। ये मेरे छोटे भाई जैसे हैं और काफ़ी असाधारण हैं। अगर मैं इनका नाम बताऊंगा तो शायद आपको झटका लगे। सचिव लूथरा का निदेशक वर्मा के साथ अच्छा याराना लग रहा था, तभी वो इस वक्त मजाक के मूड में थे। निदेशक वर्मा ने भी उसी अंदाज में कहा, अच्छा, तब तो मैं जरूर सुनना चाहूँगा। निदेशक वर्मा, सचिव लूथरा, आप लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। मेरा नाम अरमान रायजादा है और मैं बस एक डॉक्टर हूँ। अरमान ने बड़ी विनम्रता से अपना परिचय दिया। अरमान रायजादा, नाम सुनते ही निदेशक वर्मा पहले तो चौंके, फिर माथे पर लकीरें उभर आईं। शक हुआ कि शायद ये कोई हमनाम हो। पुणे का चमत्कारी वैद्य अरमान रायजादा, जिसने एक सुई और एक चाकू से ब्रेन कैंसर तक का इलाज कर दिया था, इस साल भारतीय चिकित्सा जगत में सबसे बड़ा मिथक बना हुआ था। स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी होने के नाते वो अरमान रायजादा को बखूबी जानते थे और वो पुणे के स्वास्थ्य निदेशक से बेहद जलते थे, क्योंकि पुणे से एक अरमान रायजादा निकला जिसने हाल ही में कई खास असरदार दवाएं बनाई हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी एक आंतरिक बैठक में कहा था कि पुणे क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। निदेशक वर्मा पुणे के हालात अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि वो खुद वहीं के रहने वाले थे। पुणे कभी काफ़ी अस्त व्यस्त हुआ करता था, इलाज मुश्किल था, डॉक्टर मिलना परेशानी का सबब था और चिकित्सा की हालत खस्ता थी। पूर्व प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों के मुकाबले पुणे सिर्फ अपने पारंपरिक आयुर्वेद के लिए थोड़ा बहुत मशहूर था। लेकिन जब से अरमान रायजादा का उदय हुआ, सब कुछ बदल गया। पहले जब लोग बीमार पड़ते थे तो वे दिल्ली या जयपुर भागते थे, इस उम्मीद में कि कोई अच्छा अस्पताल और डॉक्टर मिल जाए। लेकिन इस साल के दूसरे हिस्से के बाद 1/3 मरीजों ने पुणे का रुख करना शुरू कर दिया। अकेले अरमान रायजादा के नाम ने पूरे देश के चिकित्सा जगत में पुणे का कद कई गुना बढ़ा दिया था।
डॉक्टर रायजादा, आपके बारे में सिर्फ सुनने से बेहतर है आपसे रूबरू होना। नौजवान, तुम बहुत होनहार हो। वैसे डॉक्टर रायजादा, क्या तुम जयपुर में अपना करियर बनाने में दिलचस्पी रखते हो? मुझे याद है कि जयपुर सिटी हॉस्पिटल में पुराने डायरेक्टर रिटायर होने वाले हैं। बस तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें उनका उत्तराधिकारी बनाने के लिए पूरा जोर लगा दूंगा। निदेशक वर्मा अरमान को अपने पाले में करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। सचिव लूथरा, जो बगल में खड़े देख रहे थे, ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। निदेशक वर्मा के शब्द बहुत कच्चे थे, इतनी खुली पेशकश करना बहुत भद्दा लग रहा था। लेकिन सचिव लूथरा निदेशक वर्मा के मन की बात नहीं जानते थे। वो जानते थे कि जैसे ही अरमान आएगा, विदेश के कई न्यूरोसर्जन विशेषज्ञ अरमान से बात करने के लिए अपने लोग भेजेंगे। फिर वो दोस्तों से इसका प्रचार करवाएंगे और पूर्व प्रदेश में एक ब्रेन ट्यूमर अस्पताल स्थापित करेंगे जिसके डायरेक्टर अरमान होंगे, जो शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रेन ट्यूमर अस्पताल बन जाएगा। एक विश्व स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्यूमर अस्पताल। भारत के किसी भी अस्पताल ने आज तक खुद को इस तरह प्रचारित करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब तक अरमान वहां है, निदेशक वर्मा छाती ठोक कर ये दावा कर सकते हैं और विदेशी भी इसे झुठला नहीं पाएंगे। आखिर अरमान के पास आखिरी स्टेज के ब्रेन कैंसर को ठीक करने की काबिलियत जो थी। सुपर पावर होने का मतलब क्या है? अमीर देश, ताकतवर लोग और लोगों में श्रेष्ठता का भाव। अरमान रायजादा का होना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चिकित्सा जगत की श्रेष्ठता का सबूत है। हमारे पास अरमान रायजादा है जो ब्रेन कैंसर का इलाज कर सकता है। क्या तुम्हारे पास है? निदेशक वर्मा, मैं असल में जयपुर का ही हूँ और मेरे बुजुर्ग सब यहीं जयपुर में हैं। एक दिन मैं जयपुर जरूर लौटूंगा, लेकिन फिलहाल मेरा पावना सैन्य क्षेत्र के साथ कुछ सहयोग चल रहा है, इसलिए मैं अभी जयपुर वापस नहीं आ सकता। मुझे आपके प्रस्ताव को न चाहते हुए भी मना करना पड़ेगा, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल वो जानता था कि पुणे शहर कुल मिलाकर सुविधाओं के मामले में जयपुर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसे पुणे शहर से एक लगाव हो गया था और फिलहाल उसका वहां से निकलने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा है क्या? तुम्हारी बात में दम है। मिलिट्री के काम वाकई ज़्यादा जरूरी होते हैं। निदेशक वर्मा ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि जब उन्होंने सुना कि अरमान का मिलिट्री के साथ सहयोग है तो उन्हें समझ आ गया कि अब बहुत देर हो चुकी है। मिलिट्री के वो पुराने अड़ियल लोग अपने काम में बड़े बेरहम होते हैं। वो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को भी खींचकर मिलिट्री में ले जा सकते हैं। ये तो सरासर धांधली है। लेकिन जब उनके पास बंदूकें हों और वो इतने भरोसे से बात करें तो कौन उन्हें दोष दे सकता है? लगता है मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। निदेशक वर्मा, हालांकि मैं जयपुर में काम करने नहीं आ सकता, लेकिन मेरे ताऊजी एक दवा फैक्ट्री खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर कुछ आम आयुर्वेदिक पेटेंट दवाएं और कुछ विशेष इमरजेंसी दवाएं बनाने के लिए। इनमें से ज़्यादातर दवाएं मैंने ही ईजाद की हैं। अगर निदेशक वर्मा की दिलचस्पी हो तो शायद जब आपको फुर्सत मिले आप मेरे घर तशरीफ लाएं। अरमान ने निदेशक वर्मा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो खुद नहीं आ सकता, लेकिन उसकी दवाएं जयपुर में बिक सकती थीं। आपको, निदेशक वर्मा, राजनीतिक उपलब्धियां चाहिए और मैं, अरमान रायजादा, आपको वो उपलब्धियां दूंगा। ओह, दवा फैक्ट्री। बेशक, मुझे डॉक्टर रायजादा की दवाओं में दिलचस्पी है। बहुत खूब, जब भी समय मिलेगा मैं जरूर आऊँगा। निदेशक वर्मा ने पल भर सोचा और फिर हामी भर दी। क्योंकि अरमान का पिछला रिकॉर्ड सफल रहा था, उसकी पिछली प्रदूषण रोधी च्यूइंग गम वाली दवा खूब बिकी थी। ये तो बस उसका शुरुआती प्रयोग था। अगर यह सही से हो गया तो जयपुर में एक और बड़ी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री खड़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इस तरह निदेशक वर्मा ने अनुमान लगाया कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में भी जगह बना सकते हैं। छोटे अरमान, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर जयपुर में तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो सीधे मेरे पास आना। अरमान के वादे से निदेशक वर्मा का मूड एकदम खुशगवार हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस के अंदर उन्हें सचिव वीरेंद्र चौहान की फटकार सुननी पड़ी थी, सिर्फ इसलिए कि इस साल स्वास्थ्य विभाग का काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ था। लेकिन निदेशक वर्मा ये भी जानते थे कि सचिव चौहान के बेटे को ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर है, जो इलाज के लिए बहुत कठिन बीमारी है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अलावा इसका इलाज बहुत मुश्किल है और बोन मैरो के लिए भाई बहनों और माता पिता का मैच होने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन दूसरों का मैच होना 1 लाख में 1 से भी कम होता है। सचिव चौहान के पूरे परिवार का बोन मैरो मैच नहीं हुआ, इसलिए उनके बेटे विशाल की जान एक धागे पर लटकी थी। सचिव चौहान का उन पर गुस्सा उतारना बस उनकी बदकिस्मती थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले उन्हें अरमान रायजादा मिल गया। यह इस वक्त भारत का नंबर 1 चमत्कारी वैद्य था। चूंकि सचिव चौहान ने उसे बुलाया है तो विशाल की बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। जब तक विशाल ठीक है, क्या सचिव चौहान तब भी उनकी गलतियां पकड़ेंगे? भले ही सचिव चौहान के मन में खटास रहे, उस समय वो सचिव चौहान को अरमान के साथ मिलकर दवा फैक्ट्री लगाने के बारे में बताएंगे, जिसमें सरकारी विभाग भी निवेश करेंगे।
यह एक बड़ी उपलब्धि होगी और अरमान के रसूख की वजह से सचिव चौहान शायद उनके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। बेशक ये सब इस बात पर टिका था कि अरमान विशाल की बीमारी ठीक कर पाता है या नहीं, वरना सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अध्याय 569। सचिव लूथरा को यह बात निदेशक वर्मा के जाने के बाद ही समझ में आए। वो निदेशक वर्मा की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। कोई ताज्जुब नहीं कि उनका ओहदा उनसे ऊंचा था। उन्हें पता था कि लोगों से कैसे निपटना है और सत्ता का इस्तेमाल कैसे करना है। जहां तक अरमान की बात है, उसने निदेशक वर्मा की बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार उसका चिकित्सा हुनर था। इन फालतू बातों पर ध्यान देने से उसकी काबिलियत में कोई इजाफा नहीं होने वाला था। जब तक उसका हुनर निखरता रहेगा, निदेशक वर्मा जैसे अनगिनत लोग उसके सामने सिर झुकाएंगे। पुराने जमाने में एक वैद्य के लिए सबसे ऊंचा पद राजवैद्य का होता था, जो केवल 5वें दर्जे का अधिकारी होता था। उसे किसी भी बड़े मंत्री के सामने झुककर मुस्कुराना पड़ता था। लेकिन आज डॉक्टर रायजादा के अलौकिक हुनर के साथ, भले ही वो अपने सफ़ेद कोट में राजाओं और नवाबों के सामने गर्व से खड़ा हो, वो लोग बस मुस्कुरा ही सकते थे। अरमान को न तो ज़्यादा विनम्र और न ही घमंडी देखकर सचिव लूथरा उसे प्रशंसा भरी नज़रों से देखे बिना नहीं रह सके। हालांकि यह युवा डॉक्टर रायजादा उम्र में छोटा था, लेकिन वो मामलों को एक मंजे हुए खिलाड़ी की समझदारी से संभाल रहा था। निदेशक वर्मा जैसे बड़े नेता के सामने बिना दबे या हेकड़ी दिखाए बड़े स्वाभाविक तरीके से बात करना, वो सचमुच दैवीय वैद्य कहलाने के लायक था। यह अंदाज आम डॉक्टरों से बिल्कुल अलग था। निदेशक वर्मा को विदा करने के बाद सचिव लूथरा अरमान को लेकर सचिव वीरेंद्र चौहान के केबिन में गए। साहब, डॉक्टर रायजादा आ गए हैं, सचिव लूथरा ने आगे बढ़कर धीमे स्वर में सूचना दी। सचिव वीरेंद्र चौहान ने सिर उठाया, अरमान की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, डॉक्टर रायजादा, माफ़ी चाहता हूँ, कृपया थोड़ी देर बैठिए, मैं बस ये रिपोर्ट पूरी कर लूँ। अरमान के सामने सचिव चौहान ने कोई रौब नहीं दिखाया। अरमान को देखकर मुस्कुराने और बैठने का इशारा करने के बाद वो फिर से अपनी फाइलों में डूब गए। जी बिल्कुल, अरमान को कोई जल्दी नहीं थी, बीमार उसका बेटा तो था नहीं। इसलिए अरमान पास के चमड़े के सोफे पर बैठ गया और लापरवाही से सचिव के केबिन का मुआयना करने लगा। ज़्यादा देर नहीं हुई, सचिव चौहान ने अपनी फाइलें बंद की, मुस्कुराते हुए चलकर आए और अरमान के बगल में बैठते हुए बोले, डॉक्टर रायजादा, मैंने आपको इंतजार करवाया। बिल्कुल नहीं सचिव चौहान, आप अनगिनत जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। मेरे लिए थोड़ा इंतजार करना कौन सी बड़ी बात है, अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सचिव चौहान ने तुरंत अरमान से अपने बेटे के ल्यूकेमिया का इलाज करने को नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने परेशानी भरे चेहरे के साथ कहा, डॉक्टर रायजादा, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि आजकल क्या हो रहा है, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या आप मेरी जांच कर सकते हैं? अरमान समझ गया कि सचिव चौहान उसके हुनर का इम्तिहान लेना चाहते हैं। लेकिन सचिव चौहान उन पुराने अड़ियल नेताओं से अलग थे जो पहले आक्रामक हुआ करते थे। उनका लहजा बहुत नर्म था। इसके अलावा रायजादा परिवार को जयपुर में पैर जमाने के लिए वाकई सचिव चौहान की छत्रछाया की जरूरत थी। अरमान उस तरह का इंसान था जो इज्जत के बदले इज्जत देता था। सचिव चौहान ने खुद अपने सचिव को उसे लेने भेजा और सचिव लूथरा ने सचिव चौहान के निर्देशों के तहत पूरे रास्ते अरमान का बहुत सम्मान किया। ये सचिव चौहान का बड़प्पन था। भले ही यह रवैया दिखावटी हो या नहीं, कम से कम अरमान ने इसकी बहुत कद्र की। तो कृपया अपना हाथ आगे बढ़ाए सचिव चौहान, मैं आपकी नब्ज देख लेता हूँ। अरमान थोड़ा मुस्कुराया, फिर पास से एक छोटा तकिया उठाया, मेज पर रखा और उसे नब्ज देखने के लिए गद्दी की तरह इस्तेमाल किया। सचिव चौहान ने मंझे हुए तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे तकिए पर रखा और शांत व एकाग्र होकर अपनी सांसों को संतुलित किया। अरमान ने सचिव चौहान की कलाई पर हाथ रखा। उनके दाहिने हाथ पर एक गहरी मध्यम सी नब्ज महसूस हुई जो लगभग गायब सी थी। अरमान चौंक गया, फिर माथे पर बल डालते हुए बोला, सचिव चौहान, कृपया मुझे अपना बायां हाथ भी देखने दें। ठीक है। सचिव चौहान को कोई एतराज नहीं था और उन्होंने अपना बायां हाथ अरमान की ओर बढ़ा दिया। अरमान ने फिर से महसूस किया, सचिव चौहान के बाएं हाथ की नब्ज तैरती हुई और बहुत नर्म थी। अरमान ने नब्ज देखना खत्म किया और फिर सचिव चौहान के होठों पर नजर डाली। ये देखते हुए कि उनका रंग कुछ गहरा काला पड़ गया है, उसने कहा, सचिव चौहान, क्या आपको आमतौर पर छाती के पीछे दर्द होता है, पसीना बहुत आता है, जल्दी जुकाम पकड़ लेता है और ब्लड प्रेशर थोड़ा कम रहता है? आपका दिल अच्छी हालत में नहीं लग रहा। क्या आपको हल्का हार्ट अटैक आया था? क्या आपने हार्ट स्टेंट की सर्जरी करवाई है? अरमान की बातें सुनकर सचिव चौहान के चेहरे पर तारीफ के भाव आए बिना नहीं रह सके। वो बोल पड़े, सुनना देखने के बराबर नहीं होता। मेरी बीमारी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने बताई, मानो आपने अपनी आंखों से देखा हो। डॉक्टर रायजादा, आप सचमुच एक चमत्कारी वैद्य हैं। अरमान मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, सचिव चौहान, क्या आप जानते हैं, आपके शरीर में अब साफ तौर पर प्राण ऊर्जा की कमी दिख रही है।
ये लंबे समय तक खून पतला करने वाली और ऊर्जा के प्रवाह को तोड़ने वाली दवाएं लेने के कारण हुआ है। अगर आप ये दवाएं लेते रहे तो बहुत मुमकिन है कि एक दिन आप बेहोश हो जाएंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये सुनकर सचिव चौहान भी सन्न रह गए। उन्होंने पहले सोचा था कि हालांकि उनका शरीर थोड़ा कमजोर है, लेकिन उन्हें सिर्फ इसी दौरान बेचैनी हो रही थी। इसलिए अपने बेटे के लिए डॉक्टर ढूंढते समय उन्होंने सामने वाले के हुनर को परखने का भी मौका ले लिया, अपनी खुद की जांच करवाने की सोचकर। किसे पता था कि उनका यह अनजाना कदम उनकी अपनी जान बचा लेगा। अगर वो दवाएं लेते रहते तो अरमान का अनुमान था कि उनका हार्ट अटैक ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में पूरी तरह फट पड़ता और तब तो भगवान भी उन्हें बचाने में मुश्किल पाते। तो मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर रायजादा, आपको मेरा अच्छे से इलाज करना होगा। सचिव चौहान भी थोड़े घबरा गए। उनके बेटे की गंभीर बीमारी ने पहले ही उन्हें तोड़ रखा था। अगर वो खुद भी ढह गए तो उनका परिवार बर्बाद हो सकता है। और फिर वो अभी जवान थे, 60 के भी नहीं हुए थे और अपनी कुर्सी पर कुछ और साल दम दिखा सकते थे। शायद एक छलांग लगाकर वो केंद्र सरकार में भी जा सकते थे। वो एक बिना मलाल वाली जिंदगी होगी। आप अभी जो भी दवाएं ले रहे हैं उन्हें बंद कर दें। इसके अलावा मैं आपके लिए प्राण ऊर्जा बढ़ाने और शरीर को मजबूत करने वाला एक काढ़ा लिख देता हूँ। बेहतर होगा कि किसी से कहकर इसे अभी बनवा लें। आपको आज रात ही असर दिखेगा। अरमान ने सचिव चौहान के बोलने का इंतजार नहीं किया, तुरंत एक कागज उठाया और नुस्खा लिख दिया। नुस्खा ओजस वर्धक काढ़े का था। कच्ची जड़ी बूटियां, संजीवनी बूटी, लाल जिनसेंग के टुकड़े, चोरका और इसी तरह कई चीजों को जोड़ घटाकर। यह मुख्य रूप से सचिव चौहान के शरीर को सूट करने के लिए था। सचिव चौहान ने तुरंत काम रोका और सचिव लूथरा को अंदर बुलाया। फिर उन्होंने नुस्खा लिया और पास की फार्मेसी से दवा मंगवाने भेज दिया। 2 घंटे बाद सचिव लूथरा अभी भी गर्म काढ़े के साथ अंदर आए। सचिव चौहान ने अरमान के सामने ही उसे जल्दी से पी लिया। ये बड़ा कटोरा भर दवा बहुत कड़वी और कसैली थी। मिश्री डालने के बाद भी इसका स्वाद बुरा था, लेकिन सचिव चौहान ने दांत पीसकर इसे पिया और पीते ही उन्हें तुरंत काफी आराम महसूस हुआ। उन्हें नहीं पता था कि यह मनोवैज्ञानिक असर था या कुछ और। हालांकि उन्होंने अपने दोनों हाथों की नब्ज टटोली और पाया कि वो वाकई सामान्य थीं। कम से कम उनका दाहिना हाथ अब पहले जैसा नहीं था, जहां उन्हें मुश्किल से नब्ज महसूस होती थी। भले ही यह अभी भी थोड़ी गहरी और कमजोर थी, लेकिन अब वो साफ तौर पर धड़कन महसूस कर सकते थे। उस पल वो अरमान के चिकित्सा हुनर के पूरी तरह कायल हो गए। पुराने जमाने में किताबों में हमेशा एक खुराक में असर होने के किस्से होते थे, जिन्हें पढ़कर वो बस हंस देते थे। उनकी दिल की बीमारी ने उन्हें लंबे समय से तड़पाया था। पिछली बार इमरजेंसी में उन्होंने अस्पताल में हॉट स्टेंट भी डलवाया था, लेकिन उन्हें हमेशा पूरे शरीर में बेचैनी महसूस होती थी। लेकिन आज अरमान की दवा की एक खुराक पीने के बाद उन्हें पूरे शरीर में आराम, गर्माहट और सुकून महसूस हुआ और दिल के धड़कने का एहसास विशेष रूप से साफ था। यह एक जोरदार और ताकतवर धड़कन थी, जीवन से भरपूर। अरमान रायजादा वाकई एक चमत्कारी वैद्य है। अध्याय 570। सचिव चौहान ने थोड़ी देर आराम किया, फिर बोले, डॉक्टर रायजादा, चूंकि आप यहाँ हैं, क्या आप मुझे एक बार और देख सकते हैं? अरमान मुस्कुराया। ये सचिव चौहान वाकई संसाधनों का इस्तेमाल करना जानते थे। वह से बिना न रह सका और बोला, सचिव जी, क्या कहीं और भी आपको बेचैनी हो रही है? सचिव चौहान ने एक फीकी मुस्कान दी और कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल मुझे रात को नींद नहीं आती और मुझे अनिद्रा और बहुत सारे सपनों की बीमारी हो गई है। हालांकि यह मेरी दिल की बीमारी से जुड़ा है, लेकिन पहले यह इतना अक्सर नहीं होता था। डॉक्टर रायजादा, क्या आप कृपया इसका भी इलाज कर सकते हैं? असल में सचिव चौहान ने बस यूं ही बात छेड़ दी थी। अनिद्रा और बहुत सारे सपने भले ही छोटी बीमारियां हों, लेकिन बहुत आम हैं। हर व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति और मूल कारणों के आधार पर इलाज बहुत अलग होता है। यह कोई गंभीर स्थिति नहीं है, इसलिए कई बार बड़े बड़े डॉक्टर भी इस सबसे आम बीमारी का इलाज नहीं कर पाते। मुख्य बात यह है कि यह बीमारी बहुत नुकसानदेह नहीं है, बस इंसान को परेशान करती है। बारीकियां ही डॉक्टर का असली हुनर बताती हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी रेस्टोरेंट में रसोइये को परखना, वह टॉप शेफ है या नहीं, यह इससे तय नहीं होता कि वह बर्ड्स नेस्ट या महंगे पकवान कैसा बनाता है, बल्कि इससे कि उसकी घर जैसी आलू गोभी की सब्जी कितनी स्वादिष्ट है। बेशक अरमान ने जो चिकित्सा कौशल दिखाया था, भले ही वो उनकी छोटी बीमारी ठीक न कर पाए, सचिव चौहान अपने बेटे का इलाज उसी से करवाने को तैयार थे। जयपुर के कुछ डॉक्टरों के भरोसे रहने से तो ये कहीं बेहतर था। उन डॉक्टरों ने तो उनकी दिल की बीमारी का इलाज करते वक्त और मुसीबतें खड़ी कर दी थीं, जिससे वो इतने लंबे समय तक परेशान रहे। ये तो उनकी किस्मत थी कि वो उन डॉक्टरों की क्लास नहीं लगा रहे थे। अनिद्रा और बहुत सारे सपने। अरमान बुदबुदाया और फिर उसे एक विचार आया। दरअसल जब उसने अभी सचिव चौहान की नब्ज देखी थी, तो उसे सचिव की नब्ज तैरती और फिसलती हुई महसूस हुई थी, जो इस लक्षण का संकेत देती है।
लेकिन तसल्ली के लिए अरमान ने फिर कहा, सचिव जी कृपया मुझे अपनी जीभ दिखाएं। अब नब्ज देखने की जरूरत नहीं। लगता है यह अरमान रायजादा अपने नाम के मुताबिक ही काम करता है। शायद उसे अभी अंदाजा हो गया था। जीभ देखना बस एक एहतियात है। ये सोचकर सचिव चौहान को और भी तसल्ली हुई। उनके बेटे के ल्यूकेमिया के ठीक होने की 50% उम्मीद थी। इस शख्स का चिकित्सा कौशल लाजवाब था, न केवल उसकी ऊंची समझ में बल्कि बारीकियों पर उसके बेमिसाल ध्यान में भी। तुरंत सचिव चौहान ने अपना मुंह खोला और जीभ बाहर निकाली। छाती में गर्मी और जलन, मुंह और जीभ पर छाले, रातों की नींद गायब, जीभ की नोक लाल, पीली परत, तेज नब्ज, चेहरा लाल और प्यास। ये हृदय अग्नि के ऊपर की ओर भड़कने का लक्षण है। अरमान ने एक नज़र डाली, सिर हिलाया और फिर कहा, सचिव जी आप शायद हाल ही में बहुत ज़्यादा तनाव में रहे हैं और आपके कमज़ोर दिल के साथ मिलकर जब काम का बोझ बढ़ता है तो इसीलिए आपको एक हृदय अग्नि की समस्या हो रही है। डॉक्टर रायजादा आपकी बात में बहुत दम है। हाल ही में कई चीज़ों ने वाकई मुझे सरदर्द दे रखा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। घर और देश दोनों के काम जरूरी हैं। अफसर होना आसान नहीं है। अरमान की बातें सुनकर सचिव चौहान ने भी कड़वाहट भरी आह भरी। अरमान थोड़ा मुस्कुराया और बोला, दवा 3 हिस्से जहर होती है। मैं सचिव चौहान के लिए दवा नहीं लिखूंगा। आपकी दिल की बेचैनी की समस्या पिछली खुराक लेने के बाद थोड़े परहेज और सही दिनचर्या से धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। रुककर अरमान ने जोड़ा, ऐसा करते हैं। बीमारी को अपने आप ठीक होने देना भी एक तरीका है। सचिव जी, क्या आपके पास यहाँ कोई शांत जगह है? मैं आपके मर्म बिंदुओं की मालिश कर सकता हूँ। ये वैसा ही है जैसा पुराने किस्सों में कहते हैं, नाड़ियों को खोलना और मर्म को जगाना। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। यह अच्छा विचार है। सचिव चौहान खड़े हो गए। उन्हें भी दवाएं लेना खास पसंद नहीं था। मालिश करवाना तो स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा रहेगा। हालांकि उनके पास एक हेल्थ मसाज डॉक्टर भी था, लेकिन वो अरमान की बराबरी कैसे कर सकता था। आज उन्हें एक चमत्कारी वैद्य की मालिश का आनंद लेने का मौका मिल रहा था। डॉक्टर रायजादा कृपया मेरे पीछे आएं। सचिव चौहान मुस्कुराए और आगे बढ़े। अरमान को पीछे आने का इशारा किया। अंदर सचिव चौहान का विश्राम कक्ष था। जी। अरमान सचिव चौहान के पीछे पीछे भीतरी कक्ष के विश्राम गृह में दाखिल हुआ। वो जानता था कि बड़े अधिकारियों के पास आमतौर पर उनके ऑफिस में ऐसी जगहें होती हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि विश्राम कक्ष किसी 5 स्टार होटल जैसा आलीशान होगा। अरमान सचिव चौहान के पीछे अंदर गया और थोड़ी देर सोफे पर बैठा रहा। सचिव चौहान ने अंदर के कमरे में जाकर ढीले कपड़े पहने और फिर अरमान को अंदर बुलाया। यहाँ एक खास मसाज चेयर थी। लगता है सचिव चौहान अक्सर अपने हेल्थ डॉक्टर से यहाँ मालिश करवाते थे। सब कुछ पहले से मौजूद था और पास की अलमारी पर कई तरह के मसाज तेल रखे हुए थे। सचिव चौहान ने कहा, डॉक्टर रायजादा मैं बैठूंगा, लेट जाऊं? अरमान मुस्कुराया और बोला, आपकी मसाज चेयर काफ़ी हाई टेक है, बस आराम से बैठ जाए। ठीक है। सचिव चौहान फिर आदत के मुताबिक मसाज चेयर पर लेट गए। अरमान ने तुरंत सचिव चौहान की कलाई दबाई और फिर प्राण शक्ति का एक अंश सचिव चौहान के शरीर में दाखिल हो गया। उस पल अरमान को सचिव चौहान की हालत की पूरी समझ हो गई, इसलिए उसने सीधे हाथ बढ़ाया और धीरे से सचिव चौहान के कंधे की मालिश की। धीरे धीरे अरमान की उंगलियां सचिव चौहान की पीठ पर मौजूद संजीवनी मर्म बिंदुओं पर फिरने लगीं। जैसे जैसे अरमान की उंगलियां लचीलेपन से सचिव चौहान की रीढ़ के मर्म बिंदुओं पर थिरक रही थीं, सचिव चौहान के चेहरे पर परम सुख का भाव उभरने लगा। इससे पहले कभी किसी मालिश ने सचिव चौहान को इतना आनंद नहीं दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा शरीर रुई पर रखा हो, मुलायम और बेहद आरामदायक। न केवल उनकी शारीरिक थकान दूर हो गई, बल्कि उनकी मानसिक थकान भी जैसे धुल गई। सचिव लूथरा चुपचाप अंदर आए, एक नज़र डाली और देखा कि सचिव चौहान आनंद में आंखें मूंदे हुए हैं। ये जानते हुए कि उनके साहब इस वक्त बेहद सुकून में हैं, उन्होंने परेशान करने की हिम्मत नहीं की, धीरे से दरवाज़ा दोबारा बंद किया और बाहर निकल गए। करीब 10 मिनट की इस मालिश के बाद सचिव चौहान का चेहरा चमक रहा था और वो पसीने से तरबतर थे, लेकिन वो ऊर्जा से भरे हुए और बहुत आरामदायक महसूस कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे गर्म पानी से नहाने के बाद लगता है। उन्होंने बाहर सचिव लूथरा को गर्म तौलिया लाने का निर्देश दिया, अपना चेहरा पोंछा और फिर गहरी सांस लेते हुए अरमान की ओर मुस्कुराए, डॉक्टर रायजादा आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी एहसास तो इतने गहरे नहीं हैं, लेकिन मेरी बूढ़ी कमर आपकी मालिश के बाद सचमुच बहुत हल्की महसूस हो रही है। जहां तक उनके दिल और अनिद्रा की बात थी, उन्हें अभी पता नहीं था, लेकिन सचिव चौहान अरमान की मालिश से साफ तौर पर बहुत संतुष्ट थे। इस वक्त उन्होंने एक नौजवान की तरह अपनी कमर लचकाई, फिर सीधे मसाज चेयर से उछलकर खड़े हो गए। हाँ, ये तो वाकई मज़ेदार है। उन्हें बाकी चीज़ों का तो पता नहीं था, लेकिन सचिव चौहान को बस लग रहा था कि उनकी कमर में एक बहुत खास एहसास हो रहा है, कुछ वैसा ही जैसा जवानी में होता था।
इसलिए जोश के एक आवेग में वो अनायास ही उछल पड़े और उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा कि वो बिना किसी दिक्कत के वाकई ऊपर उछल गए, जिससे वो खुद भी चौंक गए। सचिव चौहान की इस हरकत से अरमान भी हक्का बक्का रह गया। सचिव चौहान की उम्र में इतनी सारी शारीरिक बीमारियों और बूढ़ी कमर के साथ उन्होंने ऐसा जोर लगाने की हिम्मत कैसे की। उसने बस यही दुआ की कि कोई और समस्या न बढ़ जाए और उनकी पुरानी कमर में मोच न आ जाए।